आप दोनों भी बन जाओगे मेरे फेवरेट। मैं एवरेज नहीं, मैं बिलो एवरेज स्टूडेंट थी। हाईएस्ट इनकम कितनी है अभी तक? मैं आपको पॉडकास्ट देखती हूँ एंड आज हम आपसे भी कनेक्ट कर पा रहे हैं। इट्स अनबिलीवेबल। आई मीन जब आप जॉब करते हो तो आपका एक बॉस होता है, जब आप फ्रीलांसिंग करते हो तो आपके मल्टीपल बॉस होते हैं। तो आप हाय Hello. हाय अंचल, हाउ आर यू? आई एम गुड एंड यू? वी आर आल्सो गुड। तो स्टार्ट करते हैं, बड़ा मजा आएगा आज पॉडकास्ट करने में। तो ये अच्छा, बहुत सफलता कौन है? मैं सफलता हूँ और ये आनिका है। ओके, काफी मैंने आई थिंक नालिनी का भी देखा था, श्रुति का भी आउट गया था, जो बिहार वाला था आपका, मैंने देखे थे हाँ। आपके। आई थिंक सबका पहला क्वेश्चन यही होता है कि सफलता कौन है और वो कौन है। हाँ, काफी सारे लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, सब बोल रहे हैं कि हम दोनों ट्विंस हैं। हाँ बिल्कुल सेम ही लग रहा है आप दोनों। हो क्या सच में ट्विंस? नहीं, ट्विंस नहीं है हम। मैं बड़ी हूँ, ये छोटी है। ओके, चलो तो स्टार्ट करते हैं। ओके, तो कैसे हो आप? सबसे पहले ये बताओ। मैं तो भाई ठीक हूँ, आप बताओ आप कैसे हो? हम लोग भी बिल्कुल अच्छे हैं। आपके साथ पॉडकास्ट शूट करके तो हम और भी ज्यादा अच्छे हो जाएंगे। मैं भी बहुत एक्साइटेड हूँ ऐसे। ओके, तो आपकी लाइफ में सब कुछ कैसा चल रहा है, आप ये बताओ। यार लाइफ में तो अभी बहुत कुछ चल रहा है, बस वही फिगर आउट कर रही हूँ मैं कि अपने फ्रीलांसिंग भी मैनेज करना है मुझे, लिंक्डइन पे भी कंटेंट क्रिएट करती हूँ तो वो भी मैनेज कर रही हूँ कैसे भी करके, और यूट्यूब पे भी मैं कंटेंट क्रिएट करती हूँ। तो लाइफ में भी बहुत सारी चीजें कर रही हूँ, तो वही टाइम मैनेजमेंट का जरा लग रहा है, तो वही सारी चीजें फिगर आउट कर रही हूँ अभी तो मैं अपनी लाइफ में। हमारा भी ये चल रहा है। पॉडकास्ट का टाइम भी मैनेज करना होता है और मैं 9 to 5 करती हूँ, मुझे वो भी मैनेज करना होता है। सब चीजें हेक्टिक चल रहा है सब। टाइम मैनेजमेंट अभी बहुत इंपॉर्टेंट हो गया लगता है सीखना। हाँ बिल्कुल। ओके, सो मतलब जैसे आप खुद भी पॉडकास्ट करते हो तो आप कितने टाइम मैनेज करते हो? यार पहले मेरी स्टोरी ये थी कि पहले मैंने जैसे मैं ग्रेजुएट हुई तो मेरे पास कोई जॉब तो थी नहीं, मैंने बीएससी बायोटेक की। तो फिर मेरे भाई ने कहा कि ग्राफिक डिजाइनिंग होती है, तुम करो, उसमें काफी ज्यादा पैसे वैसे बना सकते हो। तो मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग 6 महीने लग के सीखी अपने कॉलेज के बाद। तो मैंने इंटर्नशिप्स भी करी, मुझे जॉब भी मिल गई। बट उसके बाद और फ्रीलांसिंग भी मैं करती जा रही थी साथ में। बट मुझे उसके बाद लगा यार कि नहीं सही नहीं जा रहा है, मुझे मजा नहीं आ रहा है। तो फिर मैंने यूट्यूब पे फोकस किया, मैंने जॉब छोड़ दी और अपनी जॉब छोड़ के मैंने यूट्यूब पे फोकस किया, अपने यूट्यूब को पूरा ग्रो किया। तो उस टाइम पे तो कुछ नहीं था यूट्यूब पे, मतलब इतना कुछ टाइम मैनेज नहीं करना पड़ता था मुझे, सिर्फ अपनी वीडियोस पब्लिश करना, एडिटिंग करना। तो उस टाइम पे तो सब हो रहा था। बट राइट नाउ भी ऐसा हो गया कि मैं यूट्यूब भी कर रही हूँ, अब मैं फ्रीलांसिंग भी स्टार्ट कर दी है। तो अब थोड़ा सा मुझे हेक्टिक हो रहा है चीजों को करना। तो मैंने कुछ लोगों को हायर करके भी रख लिया है टू मैनेज माय लिंक्डइन, या जो मुझे एडिटिंग में थंबनेल्स में हेल्प कर दें। तो मैं ऐसे टाइम थोड़ा बहुत मैनेज करके चल रही हूँ। बट अभी थोड़ा सा ये डिफिकल्ट हो रहा है, तो मुझे अभी और थोड़ा सा फिगर आउट करना पड़ेगा चीजों को कि कैसे कर सकती हूँ। ओके, मतलब पीपल्स को हम हायर कर सकते हैं अपनी टाइम मैनेजमेंट के लिए। हाँ राइट। हाँ बिल्कुल। तो आज मैं रिलीज कर पा रही हूँ। मैं भी इसे मैच रही हूँ। मैंने स्कूल में तो कभी ऐसे पढ़ाई की नहीं 6 तक। तो उसके बाद मैंने थोड़ा बहुत पढ़ाई करना शुरू किया, तो थोड़ा एवरेज बन गई थी मैं। फिर भी मैं एवरेज इतनी भी नहीं थी। फिर मैंने अपनी कॉलेज में आके बहुत पढ़ाई की थी कि नहीं यार कॉलेज में तो पढ़ना ही है, अब अच्छा कॉलेज निकालना है, जॉब चाहिए, ये करना है वो करना है। तो कॉलेज में मैंने पढ़ाई की। बट पढ़ाई करके मुझे ये समझ में आया कि अकेले पढ़ाई करके तो आपको जॉब मिलेगी नहीं, और मैं जिस फील्ड में हूँ उसमें तो जॉब मिलना बहुत डिफिकल्ट है। तो फिर मैंने कहा कुछ और रास्ता ही अपनाना पड़ेगा। तो फिर मैंने फिगर आउट करना शुरू कर दिया कि मुझे क्या करना चाहिए। ओके, तो मतलब आपने स्टार्टिंग में ये सोचा था कि आपको एक यूट्यूबर बनना है या फिर डॉक्टर बनना है? जैसे आप बायोलॉजी के मतलब बैकग्राउंड से हो, तो कैसे आपने सोचा था कि आप अब यूट्यूबर बन जाओगे? यार जब वो कोविड का टाइम आया ना, तो सबने यूट्यूबर सबको ही बनना था उस टाइम पे। तो मैंने भी उस टाइम पे 3-4 चैनल स्टार्ट किए थे। मैंने कुकिंग का भी स्टार्ट किया था, मैंने एक और इसके पहले जो भी है इसके पहले एक चैनल था जहाँ पे मैं पढ़ाती थी बच्चों को। तो तब से ही मुझे थोड़ा यूट्यूब में इंटरेस्ट आना शुरू हो गया था। तो फिर मैं जब कॉलेज गई तो लास्ट टाइम था मेरे कॉलेज का, कोविड के टाइम पे तो हम कॉलेज जा नहीं पाए थे, तो लास्ट के 2 महीने थे। तो तभी मैंने फिर ब्लॉगिंग वगैरह करना शुरू किया, और मुझे समझ में आने लगा कि यूट्यूब पे मैं ग्रो अच्छे से कर भी रही हूँ और मुझे इंटरेस्ट भी है यूट्यूब पे। तो फिर मुझे वो कोविड के टाइम पे, कॉलेज के टाइम पे समझ में आ गया था कि मुझे यूट्यूब में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। फिर जब मैंने जॉब छोड़ी तब मुझे बिल्कुल कंफर्म हो गया कि मुझे यूट्यूब में ही कुछ अपना करना है। तो मुझे तब आ गया था हाँ, समझ। स्टार्टिंग में आपने ब्लॉगिंग वगैरह भी शुरू किया था, मैंने देखी आपकी हाँ, वीडियो। राइट। उसी चैनल पे मैंने ब्लॉगिंग की थी जब मैं कॉलेज में थी। फिर उसी को मैंने अभी पॉडकास्ट और उसमें फ्रीलांसिंग के बारे में बताती हूँ मैं। स्विच कर दिया आपने उसको। तो आपने फर्स्ट टाइम फ्रीलांसिंग वर्ड कहाँ पर सुना था? यार मैंने अपने भाई से ही सुना था, उसने कहा था फ्रीलांसिंग होती है, ऐसे कर सकते हैं। बट उसने सिर्फ फ्रीलांसिंग बोला था, उसके बारे में मुझे कुछ आइडिया भी नहीं था फ्रीलांसिंग होती कैसी, क्या करना पड़ता है। तो मैंने वही अपने ग्रेजुएशन के बाद ही सुना था ये शब्द फ्रीलांसिंग का, क्योंकि मैं अपने घर वालों को बोलती कि मुझे यूट्यूबर बनना है, मुझे एक हाई फाई कैमरा दो, लाइटिंग दो, तो मेरे घर वाले नहीं मानते उस चीज के लिए। तो मुझे लगा यार सही बात है, चलो ग्राफिक डिजाइनिंग कर लेती हूँ, तो अर्निंग होगी तो मैं खुद भी कर ही सकती हूँ उसके बाद। तो तब मैंने फ्रीलांसिंग का मुझे आइडिया नहीं था, तो मैंने कहा चलो 9 to 5 और इंटर्नशिप्स करके देखते हैं। तो तब मैं उस फील्ड में जब गई तो मुझे फिर लोगों से कनेक्ट हुई, नेटवर्किंग की मैंने अपने सीनियर से। तो उस टाइम पे मुझे समझ
आ गया था ओके फ्रीलांसिंग में ऐसी चीज़ होती है। मुझे इंटर्नशिप में ही मुझे अपना पहला पहला क्लाइंट मिल गया था। तो मुझे समझ में आ गया था ओके इसमें हम ऐसे-ऐसे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो नेटवर्किंग मैं हमेशा से करती थी और मुझे समझ में आ गया था कि अब क्या-क्या होता है इस फील्ड में। तो समझ में आ गया था हाँ, मुझे। नेटवर्किंग से बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है। हमने भी जब स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था, हमें भी कुछ नहीं पता था इस सब चीज़ों के बारे में। हमने भी धीरे-धीरे स्टार्ट किया। मतलब हम आपकी वीडियो सब देखी है हमने भी। आप जैसे हाँ। आपने अपनी इंटर्नशाला की काफ़ी सारी वीडियो डाली हुई थी। जैसे हाँ, इंटर्नशाला हाँ। पे क्वेश्चंस कैसे आस्क करते हैं वे उसमें इंटरव्यू में अपना तो वे सारी पोर्टफोलियो कैसे बनाएँ एंड आपके पॉडकास्ट से हमें बहुत सारे मतलब अच्छे लोग भी मिले हैं, बड़े क्रिएटर जिनके साथ हमने कनेक्ट भी किया है। बहुत हेल्प मिली हमें आपके पॉडकास्ट से। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। वेलकम, वेलकम। मुझे अच्छा लगा कि एटलीस्ट मेरे वीडियोज़ हेल्प तो कर रहे हैं किसी की। नहीं, हाँ। हम आज मतलब जो भी पॉडकास्ट कर रहे हैं, हम आपसे ही सीख कर रहे हैं ये सब चीज़ें। आपसे हमें इंस्पिरेशन मिली है कि लाइक हम भी कर सकते हैं, चल किधर है। जैसे अरे आपने भाई स्टार्टिंग मुझसे में जैसे आपने स्टार्टिंग में स्टार्ट किया था मतलब बैकग्राउंड भी हुँ। सिंपल जैसे हमारा भी नॉर्मल है। उसके हाँ, बाद हाँ। आपने उसको मतलब खुद से कितना अच्छा कर लिया है अब, तो हमें हमें बहुत काफ़ी अच्छा लगता है, इंस्पिरेशन इंस्पायरिंग मिलती है इसमें ये बहुत काफ़ी ज़्यादा। इंस्पायरिंग है, हमें भी काफ़ी कॉन्फिडेंस मिलता है इससे। हुँ। ओह वाओ! थैंक यू। ओके, तो अब मतलब आपसे यूट्यूब के बारे में पूछना चाहते हैं कि आप अपना यूट्यूब पे एसईओ कैसे करते हो? सो बेसिकली यूट्यूब पे सिर्फ एसईओ का खेल नहीं होता है। सो यूट्यूब पे एसईओ वैसे मैं सिर्फ एसईओ के बारे में बताऊँ सो आप विडाइक्यू या ट्यूबबडी यूज़ कर सकते हो। बट अगर आपका छोटा चैनल है तो आप 2 चीज़ों को लेके चल सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपको पता है कि आपको सिर्फ पॉडकास्ट करना है देन ओके बट अगर आप फिगर आउट कर रहे हो मुझे क्या करना है जैसे मैं स्टार्टिंग में फिगर आउट कर रही थी, तो मैं कुछ ऐसे टॉपिक्स पे वीडियो बनाती थी जहाँ पे थोड़ा-सा कॉम्पिटिशन कम है, जहाँ पे बड़े-बड़े यूट्यूबर्स ने अभी वीडियोज़ कम बना के रखी हुई हैं। सो उस पे वीडियो बना सकते हैं हम। उस पे एसईओ की ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती क्योंकि ऑलरेडी लोग बाग सर्च कर रहे होते हैं, तो आपकी वीडियो रैंक करने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। देन अगर आप कुछ ऐसे कॉम्पिटिशन वाली कर रहे होते, तो आप विडाइक्यू यूज़ कर लेते हो या तो फिर आप यूट्यूब पे जाके सर्च बार होता है, तो आप सर्च बार पे जाके सर्च कर सकते हो। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप बना रहे हो इंटर्नशाला, तो आपने इंटर्नशाला लिखा तो उसके आगे वाला टर्म क्या आ रहा है, आप वो अपने उसमें यूज़ कर सकते हो। देन नेक्स्ट आप क्या यूज़ कर सकते हो, बड़े-बड़े जो ऑलरेडी जिनकी यूट्यूब की वीडियोज़ रैंक कर रही हैं, आप उनकी जाके देखो, उनके डिस्क्रिप्शन में जाके देखो वो क्या टैग्स यूज़ कर रहे हैं, वो कैसा डिस्क्रिप्शन यूज़ कर रहे हैं। देन आप उसमें कीवर्ड्स देखो वो क्या कीवर्ड्स यूज़ कर रहे हैं एंड देन फिर आप उसमें अपना एसईओ आराम से कर सकते हो। ये 3 चीज़ मैं फॉलो करती हूँ। ये काफ़ी हेल्प करेगा हमें भी और जो भी न्यू क्रिएटर अब अपने पॉडकास्ट स्टार्ट करने वाले हैं उन्हें भी। हाँ, हाँ, राइट, राइट। ओके, सो आप जैसे यूट्यूब एनालिटिक्स होता है, तो उसका यूज़ आप कैसे करते हो? आप उससे अपने चैनल को कैसे ग्रो कर सकते हो? ओके, सो स्टार्टिंग में तो यूट्यूब पे एक ये ड्रॉबैक भी है कि आपको स्टार्टिंग में कोई डेटा नहीं मिलता है कि ज़्यादातर आपको पहले स्टार्टिंग अपलोड करना पड़ता है। तो स्टार्टिंग में अगर आपके पास डेटा नहीं है, तो स्टार्टिंग में तो पहले आप इतनी वीडियो अपलोड करो कि आपके पास डेटा आ जाए। तो वन्स यू हैव डेटा तो उसके बाद आपको क्या करना है, आप ये चेक करो कि आखिर आपके ऑडियंस कब ज़्यादा एक्टिव रहती है, तो आप उस टाइम पे अपनी वीडियोज़ पब्लिश करो। देन आप ये चीज़ देखो कि क्या टॉपिक्स पे आपको सर्च किया जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल ऐसे मेरे लिए इंटर्नशाला टॉपिक मेरे चैनल पे बहुत ज़्यादा चलता है, तो आई थिंक अगर मैं फिर से चैनल पे वीडियो डालूँगी इंटर्नशाला की, वो अच्छा परफ़ॉर्म कर जाएगी। तो आप ये देखो कि आपके टैग्स आपको लोग किस चीज़ के ऊपर सर्च कर रहे हैं। उधर पे आपको यूट्यूब पे कुछ चीज़ें टॉपिक सजेस्ट भी करता है, तो आप उन टॉपिक्स पे भी वीडियो बना सकते हो। देन आप ये भी देख सकते हो कि आपकी टॉप परफॉर्मिंग वीडियो कौन-सी है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपकी कोई टॉप परफॉर्मिंग वीडियो तो आप सिमिलर कुछ वैसी ही वीडियो बना सकते हो जो अच्छा परफॉर्म कर सके आपकी। एंड जो अच्छी परफॉर्म करी आप उसमें जाके देखो कि आपका डिस्क्रिप्शन अच्छा था, आपके टैग्स अच्छे थे, क्या चीज़ अच्छी थी, तो आप वो चीज़ कर सकते हो। और एनालिटिक्स में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि अगर आपकी कोई वीडियो अच्छा परफॉर्म नहीं करी है, तो आप जाके देखो क्यों अच्छा परफॉर्म नहीं करी है। फॉर एग्ज़ाम्पल उधर पे आपको ये भी समझ में आता है कि आपको एक उधर पे मिलता है कि आपकी वीडियो लोग बाग कितने टाइम पे छोड़ के देख के चले गए हैं। तो आपको समझ में आ जाएगा कि यार मेरी वीडियो एडिटिंग स्किल्स अच्छी नहीं है, अगर वो स्टार्टिंग के 30-40 सेकंड में ही चले गए, तो दैट मीन्स आपको वीडियो एडिटिंग में फोकस करना पड़ेगा। अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपका सीटीआर लो आ रहा है, तो इसका मतलब है कि लोगों के पास पहुँच तो रही है, लेकिन लोग क्लिक नहीं कर रहे हैं आपकी वीडियो के ऊपर। फिर आपको थंबनेल में इन्वेस्ट करना पड़ेगा, ज़्यादा टाइम देना पड़ेगा। देन होता है आपके इंप्रेशन मतलब टाइटल। अगर आपके इंप्रेशन ज़्यादा नहीं आ रहे हैं, इसका मतलब है आपने टाइटल में कहीं कुछ ना कुछ चीज़ें नहीं मेंशन की, कीवर्ड मेंशन नहीं किए हैं। तो ये कुछ चीज़ें होती हैं जो आप चीज़ें देखोगे तो आप समझ जाओगे। फिर लास्ट 7 डेज़ के इंप्रेशन देख सकते हो अपनी वीडियो के। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपने जैसे नालिनी के साथ वीडियो बनाई तो स्टार्टिंग में अच्छा परफॉर्म कर रही है, बट राइट नाउ वो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रही, तो लास्ट 7 डेज़ का परफॉर्मेंस देखो। तो जो फर्स्ट 24 आवर्स में कैसे व्यूज़ गए थे, फिर चेक करो कि कितना सीटीआर था। देन आप चेक करो अभी लास्ट 7 डेज़ में पुरानी हो गई है वीडियो, तो उसपे सीटीआर कितने आ रहे हैं, कितने लोगों तक वो वीडियो पहुँचाई गई है। अगर सीटीआर लो है तो थंबनेल चेंज करना पड़ेगा, अगर इंप्रेशन लो है तो टाइटल चेंज करके देखो आप एक बार। तो हमें ऐसे अपनी वीडियो को ट्रैक करना रहता है कि क्या-क्या चीज़ें हम देख सकते हैं अपनी वीडियोज़ में। थैंक यू आंचल, ये हमें बहुत ज़्यादा मदद करेंगे। थैंक यू सो मच। ओके, ओके, तो मतलब आप अपने बारे में बता सकते हो अभी कुछ और जो आप इंक्लूड करना चाहोगे कि आपने स्टार्टिंग में सब कुछ कैसे स्टार्ट किया था? अपने यूट्यूब चैनल का क्या पर्पज़ था आपके अकॉर्डिंग?
आपके यार मुझे लगता है कि स्टार्टिंग में ना जितने भी लोगों को मैं हेल्प भी कर रही हूँ यूट्यूब ग्रो करने में, तो उनमें से कुछ लोग होते हैं जिनको पता है कि उनको अपनी यूट्यूब पे क्या करना है। फॉर एग्जांपल आपको पता होना चाहिए कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है। मैं कॉलेज में थी, मुझे पता था कि यार मेरे जो जब मैंने प्रॉब्लम फेस की थी स्किल्स के ऊपर, मुझे पता नहीं था क्या क्या स्किल्स होती है, क्या फ्रीलांसिंग होती है। उधर पे इतने कुछ चैनल भी नहीं थे ज्यादा, एक दो चैनल ही थे ईशान शर्मा का, और एक दो ही चैनल थे उस टाइम पे। तो फिर मुझे लगा कि मैं ऐसे पॉडकास्ट करती हूँ जहाँ पे सिर्फ स्किल्स के बारे में ही बात करेंगे, नए नए स्किल्स बताएंगे। तो आपको पता होना चाहिए कि टारगेट ऑडियंस क्या होगी आपकी। अगर आप ऐसे कल आज आप पॉडकास्ट कर रहे हो, कल आप जाके ब्लॉगिंग करने लगोगे, फिर आप कुछ और करने लगोगे, तो खिचड़ी हो जाएगी और आपके ऑडियंस को ही नहीं पता होगा कि आपको सब्सक्राइब क्यों करना है। तो पहले आपको पता होना चाहिए कि आपकी टारगेट ऑडियंस क्या है, क्या आप उनकी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो। तो जब तक आपको उनका और प्रॉब्लम सॉल्व करना, वैल्यू देना, तो एक मेन मस्ट चीज हो गई आज के टाइम पे, तभी आप फॉलो करेंगे। हाँ, तो आजकल जैसे आप कोल्ड ईमेलिंग करते हो, जैसे पॉडकास्ट में आपको कोई गेस्ट बुलाना है, बिग गेस्ट, और आप तो उनके लिए मतलब आपकी कोल्ड ईमेलिंग का फॉर्मेट क्या होता है? आप कैसे उनको इनवाइट करते हो? तो यार मैं 2 चीज़ें यूज़ करती हूँ, या तो लिंक्डइन यूज़ करती हूँ या तो कोल्ड ईमेलिंग। तो जितने भी बड़े-बड़े क्रिएटर्स आए हैं, वो सारे कोल्ड ईमेल के थ्रू ही आए हैं मेरे मोस्टली। तो कोल्ड ईमेलिंग में कोई एक फॉर्मेट नहीं होता है। कोल्ड ईमेल भी मैंने बहुत ट्राई करके बनाई। इवन मैंने अंश मेहरा को कोल्ड ईमेल लिखा है, अक्षत तोंगिया को कोल्ड ईमेल लिखा है, जिनका रिप्लाई आया है। इवन वो मेरे चैनल पे नहीं है, बट उनका रिप्लाई मेरे पास आया था। और ये आई थिंक अंश मेहरा का तो ये रिप्लाई आया था, थैंक्स फॉर सेंडिंग मी द कोल्ड ईमेल, इट्स वेरी यूनिक कोल्ड ईमेल, बट आई कैन नॉट कम ऑन योर चैनल। तो कोल्ड ईमेल का कोई फॉर्मेट नहीं होता है। तो कोल्ड ईमेल में एक ये चीज होती है कि फॉर एग्जांपल जो पुनीत चावला को मैंने कोल्ड ईमेल लिखा था, इस फेमस यूआई यूएक्स डिजाइनर, तो उनके लिए मैंने वीडियो सेंड की थी अपनी, जहाँ पे मैंने उनसे बोला था कि हे पुनीत, आई वुड लव टू कॉल यू ऑन माय चैनल। तो मैंने वो शॉर्ट सिंपल सी वीडियो बनाई थी और उनको सेंड किया था एक अच्छा सा सब्जेक्ट लाइन देके। तो वो मैंने वीडियो सेंड की थी। श्रुति के लिए मैंने नॉर्मल सा एक पॉडकास्ट इन्विटेशन और नीचे थोड़ा बहुत मैंने अच्छा सा फॉर्मेटिंग करके लिखा था। देन ओएल का फाउंडर है जो शार्क टैंक पे गया था, मैंने उनको लिंक्डइन से रीच आउट किया था। एंड अंश मेहरा को भी मैंने कोल्ड ईमेल ही लिखा था। तो कोल्ड ईमेलिंग में मैंने वही लिखा था। आई थिंक आपको कोल्ड ईमेल ऐसा लिखना चाहिए जो लोग ओपन करें। फॉर एग्जांपल जैसे आप लिख सकते हो, हे आई फाउंड योर कंटेंट वेरी यूजफुल, या कुछ ऐसे। अगर कोई स्मॉल क्रिएटर है तो आप उसको ऐसा लिख सकते हो। आपको सब्जेक्ट लाइन में बहुत एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा। आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ एक्सटेंशन यूज कर सकते हो कि ईमेल आईडी फाइंड करने के लिए। तो वो ये कि आपको एक्सपेरिमेंट करना पड़ेगा कोल्ड ईमेलिंग। ऐसा नहीं कि आपको सिर्फ लिखना है, आप वीडियो भी सेंड कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आपको वीडियो सेंड करना है, आप लिख के भी उनको कुछ बोल सकते हो। और जरूरी नहीं आप कोल्ड ईमेलिंग करो। अगर आपको लगता है कि यार लिंक्डइन पे भी आप रीच आउट कर सकते हो उस इंसान के लिए, तो आप रीच आउट कर सकते हो उस इंसान के लिए। तो कोल्ड ईमेलिंग में कोई एक परफेक्ट वो टेम्पलेट नहीं है। आपको ट्राई एंड एरर ही करना पड़ेगा, तभी आपको समझ में आएगा कि क्या करना है आपको। एग्जैक्टली। ओके, सो मतलब जैसे आपने कोल्ड ईमेल की थी, तो आपने ईमेल के थ्रू ज्यादातर को रीच आउट किया था या लिंक्डइन के थ्रू? यार मैं जैसे अंश मेहरा हो गया या जितने भी थे, मैंने उनकी ईमेल आईडी फाइंड कर ली थी। आई थिंक राइट ईमेल आईडी फाइंड करना इज वेरी इजी। बहुत सारे ईमेल टूल्स होते हैं जो आपको मिल जाते हैं, या लिंक्डइन पे आपको ईमेल आईडी मिल जाती है, या यूट्यूबर्स है तो उनकी ईमेल आईडी आपको यूट्यूब पे मिल जाती है। तो वो ईमेल आईडी फाइंड करना बहुत इजी होता है। तो उधर कहीं पे भी आपको ईमेल आईडी आराम से मिल जाएगी। तो ईमेल आईडी का तो कोई प्रॉब्लम नहीं है आज के डेट में। ओके, तो आपने ईमेल के थ्रू नहीं रीच आउट किया था? हाँ। तो आपका फ्रीलांसिंग में फर्स्ट क्लाइंट की स्टोरी क्या थी? फर्स्ट क्लाइंट, यार जब मैं अपनी फर्स्ट इंटर्नशिप कर रही थी, तो उस टाइम पे मैं बहुत डेडिकेटेड थी कि मुझे ग्राफिक डिजाइनिंग करनी है। तो मैं बहुत हार्ड वर्किंग थी अपने फर्स्ट इंटर्नशिप में। तो उनका था कि एक दिन में 2 पोस्टर क्रिएट करने और 1 रील क्रिएट करनी है। तो वो पूरा महीने का पूरा बता दिया था कि क्या क्या पोस्टर्स चाहिए उनको। तो मैंने 1 महीने का 1 दिन में ही बना के दे दिया था। मुझे बड़ा इंटरेस्ट आया। तो अब मेरे पास काम था नहीं और उनको लगा कि यार ये तो बहुत ज्यादा हार्ड वर्किंग है। तो एक कोई उनके ही कॉन्टेक्ट में कोई थी, तो उनको एक ग्राफिक डिजाइनर की जरूरत थी। उनका यूट्यूब मैनेज, उनका सोशल मीडिया भी मैनेज करना था, साथ में उनके लिए पोस्टर्स बनवाने थे। तो मुझे कुछ इतना आइडिया तो था नहीं। तो मैंने कहा कि 3000 रुपीज कर दूंगी, आपका ऐसा मैनेज कर दूंगी और आपको पोस्टर्स बना के दे दूंगी। तो उन्होंने कहा ठीक है। तो मुझे वही अच्छा काम करके मुझे रेफर कर दिया गया था। तो फिर मैंने उनके लिए फर्स्ट काम किया था। तो आपकी फर्स्ट इनकम कितनी अर्न हुई थी आपको? वही मेरी फर्स्ट इनकम 3000 थी उस फ्रीलांसिंग से। ओके, ग्रेट। ओके, सो हम ये सेकंड चीज पूछना चाहते हैं कि जैसे आपने बताया कि आप इंटर्नशिप कर रहे थे, तो आपको इंटर्नशिप कैसे मिली थी अपनी फर्स्ट इंटर्न? मेरी फर्स्ट इंटर्नशिप मुझे इंटर्नशाला के थ्रू ही मिली थी और मैंने उधर ही अप्लाई करना शुरू किया था। और मैंने एक दिन में 5 बार 6 बार मैं अप्लाई करती थी एक
एक कंपनी, जैसे मैंने ग्राफिक डिजाइनिंग देखा, बहुत सारी कंपनी आ गई, तो जितनी भी कंपनी आई होंगी मैं सारे में अप्लाई कर देती थी। तो मैं बहुत, जब तक मुझे मिली नहीं, जब तक मैंने इंटरव्यू राउंड नहीं क्लियर कर दिया, तब तक मैं हमेशा हर कंपनी में अप्लाई करती थी कि इस कंपनी में हो जाए या किसी इस कंपनी में हो जाए, क्योंकि फर्स्ट इंटर्नशिप या फर्स्ट जॉब मिलना या फर्स्ट क्लाइंट मिलना बहुत हार्ड होता है। उसके बाद तो फिर आपको समझ में आ रहा था कि क्या रोड मैप है, क्या आपको फॉलो करना है। तो मुझे इंटर्नशिप के थ्रू ही मिला था अपना फर्स्ट इंटर्नशिप भी। ओके, तो मतलब उन्होंने आपको कैसे मतलब यस बोल दिया था? क्योंकि काफ़ी टाइम तक हमें मतलब जब हम भेजते हैं उन्हें तो वे देखते भी नहीं है हमारा रिज़्यूम, तो आपका कैसा पोर्टफोलियो का फॉर्मेट था उसमें? तो यार पहले तो रेज़्यूम जो इंटर्नशाला का होता है, तो उसपे आपको अलग से रेज़्यूम अपलोड नहीं करना पड़ता, आप अपनी डिटेल्स फिल कर लो, तो वो डिटेल्स अच्छी फिल करो आप हमेशा। देन सेकंड होता है कि उधर पे सेशन होता है कि आप यू कैन अटैच योर वर्क सैंपल, तो मैंने अपना वर्क सैंपल उधर पे अटैच किया था, जो कि बहुत सारे लोग अपना वर्क सैंपल ही अटैच नहीं करते। मैंने भी ग्राफिक डिजाइनर्स की हायरिंग की थी अभी, तो मैंने भी इंटर्नशाला से हायरिंग की थी। सो जब मैंने हायरिंग की तो मैंने ये देखा कि लोग बागों ने अपना वर्क सैंपल ही अटैच नहीं किया है, रेज़्यूम ही अटैच नहीं किया है। तो अब मैं उनको कैसे आगे सेकंड राउंड लेके जाऊंगी जब उन्होंने अपना वर्क सैंपल ही अटैच नहीं किया होगा। तो वर्क सैंपल अगर आप अटैच कर देते हो, जब वो देख लेते हैं कि हाँ आपको सॉफ्टवेयर चलाना आते हैं, देन थर्ड राउंड्स पे पहुंचते हैं जहाँ पे फिर आपको असाइनमेंट मिलते हैं। देन असाइनमेंट के बाद तो वो आपका ही होता है कि आप असाइनमेंट बना सकते हो, आपने कितना अच्छा बनाया है, कितने कम टाइम में आपको दिया है। तो जब तक मेरा कोई भी राउंड क्लियर नहीं होता था, जब तक मेरा वो कंफर्म नहीं आ गया ना कि आपको ज्वाइनिंग करनी है, तब तक मैं असाइनमेंट्स राउंड, तब तक मैं इंटरव्यूज देती ही रही थी हर कंपनी, जिस भी कंपनी का आ गया। यू आर सो हार्ड वर्किंग। नहीं यार, वो हो जाता है जब चाहिए होता है ना, तो नहीं पड़ता है। तो Okay. अब थोड़े से फन क्वेश्चन कर लेते हैं। आंचल, वैसे बेसिकली आप कहाँ से हो? मैं यार एमपी से हूँ, बहुत छोटी जगह से हूँ, खुरई से। ओके, हम हैं यूपी से, मुजफ्फरनगर। ओह वाओ। ओके, सो वहाँ पे जहाँ आप रहते हो वहाँ का सबसे फेवरेट फूड क्या है? यार इधर का फेवरेट फूड तो मंगौड़ी है और दाल बाटी है, जो मुझे नहीं है पसंद। ओह माय गॉड। आपको क्या पसंद है आंचल? आपको क्या पसंद है? मुझे यार मोमोज पसंद है और मुझे अपनी मम्मी के हाथ की पाव भाजी बहुत पसंद है। हम आपके घर पे आएंगे तो आंटी के हाथ की पाव भाजी खाएंगे। बिल्कुल, डेफिनेटली। बिल्कुल ट्राई करेंगे हम। ट्राई करेंगे हम भी। ओके, सो हम जैसे मतलब मम्मी की बात चल रही है तो हम आपकी फैमिली सपोर्ट के बारे में पूछना चाहते हैं कि आपको कितना फैमिली सपोर्ट था स्टार्टिंग में? एंड अब यार मुझे फैमिली, हाँ यार मुझे फैमिली सपोर्ट तो हमेशा बहुत ही रहा, इवन आज भी मुझे फैमिली वाले बहुत सपोर्ट करते हैं। कभी फाइनेंशियली ऐसी प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे कि इतना अर्न करना है तुम्हें या ये करना है। और आई थिंक वही सबसे मेन चीज रही मेरी लाइफ में कि मेरे फैमिली मेंबर्स ने मुझे हेल्प की, क्योंकि मैंने जॉब छोड़ दी, हेल्पिंग मैंने जॉब छोड़ दी थी। और उसके बाद फिर मैंने यूट्यूब स्टार्ट किया, जहाँ पे आपको पता ही नहीं था, मेरे फैमिली में दूर दूर तक कोई यूट्यूब के बारे में किसी को पता ही नहीं है, कितनी अर्निंग होती है, कैसे चैनल ग्रो किया जाता है। तो वो फैमिली मेंबर्स ने मुझे इतना हेल्प किया ना, तो उसी की वजह से मेरे भाई ने और मेरे पापा ने तो बहुत ही ज्यादा मुझे हेल्प किया। और इवन मम्मी भी बहुत हेल्पफुल है, कभी ये नहीं बोलती कि तुम इतने टाइम से काम कर, मतलब अपने लैपटॉप पे बैठी हो, जाके किचन में कुछ काम कर दो, वो कभी कुछ भी नहीं कहती। आई थिंक वही सबसे बड़ा सपोर्ट था मेरी लाइफ में। और मेरा भाई बहुत अच्छा एमबीए कर रहा है, उसका बहुत अच्छा जॉब है, तो कहीं ना कहीं मेरे घर वालों का ये था कि मैं फाइनेंशियली स्टेबल बन जाऊं, तो वो हमेशा वो माइंडसेट मेरा डेवलप करते रहते थे हमेशा, और बहुत सपोर्ट रहा यार उनका। जितना भी मैं बोलूं, आई थिंक आज जो इतना महंगा लैपटॉप मैं यूज कर रही हूँ, कैमरा यूज कर रही हूँ, तो वो मेरे घर वालों ने ही मुझे सपोर्ट किया है, तो इसकी मदद से ही मेरा इतना कुछ हो पा रहा है, वरना तो मैं नहीं कर पाती कुछ भी। बिल्कुल, ये एक प्लस पॉइंट होता है, अगर हमें सब सपोर्ट करते हैं तो हम बहुत अच्छे से कर पाते हैं सब चीजें। राइट। ओके, सो जैसे आपने बताया कि आप जॉब कर रहे थे और आपने जॉब छोड़ दी थी, तो मतलब आपको अपनी जॉब कैसे मिली थी स्टार्टिंग में? यार मुझे सारी चीजें ना ऑनलाइन ही मिली हैं। लोगों की आज के टाइम पे बहुत कंप्लेन होती है कि मुझे नहीं मिल रहा है, ये चीज मुझे नहीं मिली, मुझे इतना टाइम नहीं मिलता है, मुझे ये नहीं होता, वो नहीं होता। आई थिंक आप इतना ट्राई करते ही नहीं हो कि आपको मिले। आपको पैसा कमाना लाइफ में इजी नहीं है। आई थिंक अगर मैं किसी आपसे ही मैं पैसे लूंगी और मैं बोलूंगी कि मैं आपका यूट्यूब चैनल ग्रो कर देती हूँ, तो आपको लगेगा यार मैं 15,000 30,000 रुपीज इस बंदी को दे रही हूँ, तो वो ग्रो करना चाहिए, स्किल्स होनी चाहिए। तो पहली चीज तो आप अपनी स्किल्स डेवलप करो। स्किल्स डेवलप अगर आपकी हो गई हैं, तो आपको जब तक अपना फर्स्ट क्लाइंट या फर्स्ट जॉब नहीं मिल रही ना, आप लगे रहो। मुझे फर्स्ट जॉब मुझे लिंक्डइन के थ्रू मिली थी, स्टार्टअप में मिली थी मुझे अपनी फर्स्ट जॉब, और मैंने काम किया था, और मुझे आई थिंक 15 डेज मैंने लगातार अप्लाई किया था, इंटरव्यूज दिए थे। और मेरा हमेशा ये रहता था कि अगर मेरी इंटर्नशिप खत्म होने वाली है, तो उसके 15 डेज पहले ही मैं नई जॉब के लिए या नए इंटर्नशिप के लिए सर्च करने लगती थी, जिससे वो मेरा टाइम वेस्ट ना हो उसके बाद। तो मैं अपनी इंटर्नशिप के 15 डेज पहले ही मैं स्टार्ट कर दिया था मैंने जॉब ढूंढना। और मुझे जॉब प्लस पॉइंट ये भी था कि मेरा उस टाइम पे भी यूट्यूब चैनल था जहाँ पे मैं ब्लॉगिंग करती थी। तो उस टाइम पे मैंने ऐसा कुछ कंटेंट तो डाला नहीं था, बट उस स्टार्टअप को पसंद आया था कि मुझे सोशल मीडिया की नॉलेज है। तो वो एक एक्स्ट्रा स्किल थी मेरे पास, ग्राफिक डिजाइनिंग तो थी, बट वो वीडियो एडिटिंग कहीं ना कहीं बोलने का तरीका था, तो उन्होंने मुझे हायरिंग हो गई थी मेरी जल्दी उस चीज की वजह से। ये प्लस पॉइंट था कि आपका खुद आपका यूट्यूब चैनल था। हाँ, मतलब ऑनलाइन प्रेजेंस होना इम्पोर्टेंट है, ऐसे आपको अपना ब्रांड बहुत इम्पोर्टेंट है।
बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आज के टाइम पे। ओके, तो जैसे आपने बताया कि आपको अपनी जॉब मिल गई थी, तो मतलब आपकी जॉब के बीच में जैसे आप जॉब कर रहे थे, तो आपको हुँ, इंग्लिश हुँ। को कितना मतलब पॉइंट ऑफ व्यू लगा कि इंग्लिश मतलब समझ में आनी चाहिए, इतनी इंग्लिश आपको आनी चाहिए अपनी उसमें, जॉब को यार फाइंड इंग्लिश का तो बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है कि इंग्लिश आनी चाहिए, आपको हिंदी भी आती है ना, तो आप हिंदी में भी आराम से कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपको इंग्लिश आनी चाहिए, आपको हिंदी आनी चाहिए, आपको या कोई और लैंग्वेज आनी चाहिए, मतलब आपको लैंग्वेज हिंदी भी आती बैरियर है नहीं ना। है। हाँ, आप कुछ भी कर सकते हो, आपको हिंदी आती है ना, तो आप कुछ भी कर सकते हो। एंड आई थिंक कि आप ना बात करते-करते ना लोगों से आपको खुद ही वो सेंटेंस फॉर्मेशन खुद ही आ जाएगा। तो आप ये मत सोचो मुझे इंग्लिश नहीं आती तो मैं कहीं अप्लाई नहीं करूँगा या इंग्लिश आनी ज़रूरी है। अगर मैं आपसे पूछ रही हूँ इंग्लिश में और अगर आप मुझे हिंदी में भी रिप्लाई दोगे ना और आपके पास स्किल्स तो मैं आपको हायर कर लूँगी। लेकिन आप इंग्लिश तो एकदम बिल्कुल फर्राटेदार बोलो आपकी स्किल्स बिल्कुल चढ़ा है तो मैं आपको हायरिंग नहीं करूँगी। तो सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट स्किल्स ही है, लैंग्वेज का तो कुछ है ही नहीं है आज के टाइम पे। हाँ, बिल्कुल। एग्ज़ैक्टली, ओके, ओके, ओके। तो अब हम आपसे एक और क्वेश्चन पूछना चाहते हैं, जैसे आप एक ग्राफिक डिज़ाइनर हो, तो आप एक ग्राफिक हुँ, डिज़ाइनर हुँ। हो, तो आप कैसे बता सकते हो किसी को स्टार्ट करना है ऐसे ग्राफिक डिज़ाइन फील्ड में, तो क्या करना चाहिए स्टार्टिंग में? उसके आप कुछ 5 पॉइंट्स बता सकते हो, पॉइंट्स में कि आपको ये स्टेप्स फॉलो करने चाहिए? आई थिंक ये तो मैं भी ऐसे कुछ क्वेश्चन पूछती हूँ अपने गेस्ट से 5 स्टेप वाला। हाँ, हम आपसे इंस्पायर हो रहे हैं। ओके तो 5 प्रोसेस है तो ये है कि पहले तो एक्सप्लोर करो, आप डिफरेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करो। और अगर आपको रिसोर्सेज चाहिए तो जीएफएक्स मेंटोर पे जाओ, श्रुति कैनवा जाना है तो श्रुति में मेरे पास भी कुछ प्लेलिस्ट है में ग्राफिक डिजाइनिंग की तो आप यूज करो वो प्लेलिस्ट। आपको समझ में आ जाएगा। जब आपको समझ में आ गया कि सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, फोटोशॉप क्या होता है, इलस्ट्रेटर क्या होता है, तो आप बेसिक से स्टार्ट करो। अगर आपको कुछ भी नहीं पता ग्राफिक डिजाइनिंग में कि फोटोशॉप क्या होता है, क्या-क्या होता है, तो जब आप सीख जाओगे तो आप थोड़ी-थोड़ी चीज़ें आप एक बार एक सॉफ्टवेयर सीख लो। फॉर एग्जांपल आपने फोटोशॉप सीख लिया तो इलस्ट्रेटर आपको आ ही जाएगा क्योंकि इंटरफेस सेम होता है ऑलमोस्ट। थोड़ी-सी चीज़ें डिफरेंट होती हैं। तो जब आपने सॉफ्टवेयर सीख ली, सेकंड चीज़ होती है पोर्टफोलियो क्रिएट करना। तो जितने ज़्यादा प्रोजेक्ट पे आप काम कर सकते हो, उतने प्रोजेक्ट्स पे काम करो। किसी का आई थिंक किसी का पोस्टर ही रिक्रिएट करके देख लो। जैसे किसी ने कुछ डाला है, आपको लगता है कि एमएस धोनी का पोस्टर डाला है, आपको लगता है यार मैं ये रिक्रिएट कर देता, तो वही रिक्रिएट कर दो आप और अपना वर्क सैंपल बना लो। कैनवा पे आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। पोर्टफोलियो बनाने के बाद थर्ड स्टेप ये रहेगा कि आप अपनी स्किल्स को और शार्प करो। जब तक आपको समझ में नहीं आता ना या आप तो मैं बेस्ट हो गया हूँ, मुझे समझ में आ गया कि कैसे प्रोजेक्ट्स पे काम करना है, तब तक आप काम करते रहो। देन फिर आप अप्लाई करना शुरू कर दो, आप लोगों से कनेक्ट करना, नेटवर्किंग करना शुरू कर दो आप। नेटवर्किंग के बिना आपको कुछ समझ में नहीं आएगा, आप अकेले खुद कुछ फिगर आउट नहीं कर पाओगे। आप कितना भी कर लोगे, आपको नेटवर्किंग करनी पड़ेगी। राइट नाउ ऑल्सो मुझे इतनी चीजें समझ में नहीं आती हैं, तो मैं लोगों से पूछती ही हूँ। तो आपको नेटवर्किंग करना बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर काम करो। देन फोर्थ है ऑनलाइन प्रेजेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। कोई भी एक प्लेटफॉर्म चूज कर लो जो चाहिए, उस पर अपनी ऑनलाइन प्रेजेंस बना के रखो। जॉब चाहिए हो या इंटर्नशिप चाहिए हो या क्लाइंट चाहिए हो, ऑनलाइन प्रेजेंस है आपकी तो लोग जल्दी आपको अपनी फर्स्ट पेमेंट मिल जाएगी। तो ऑनलाइन प्रेजेंस आपने बना ली, देन लास्ट स्टेप है कि आप इंप्रूव करते जाइए और हाई पेइंग क्लाइंट्स आपको मिल जाएंगे। ये तो काफ़ी मतलब क्लियर आपने स्टेप बता दिए। मतलब मेरी ऑडियंस अब कहेगी कि सफलता हमें एक रोड मैप मिल चुका है और हम ग्राफिक डिजाइनर बन जाएंगे। तो ये यार आई अगर रियली उनको हेल्प मिल एप्रिशिएट जाएगी। इट, मतलब आपने बहुत ही कंसाइज और क्लियर वे में बिल्कुल स्टेप्स दे दिए हैं। थैंक यू आंचल। थैंक यू सो मच। तो आंचल एमपी का ऐसा कौन सा फेमस प्लेस है जहाँ पर हम आए तो हमें विजिट करना चाहिए? यार एमपी का फेमस प्लेस तो आई थिंक इंदौर ही है। एंड मैं डिस्क्लेमर दे देती हूँ कि मुझे घूमना बिल्कुल पसंद नहीं है, तो मुझे पता नहीं एमपी का फेमस जगह क्या है। मतलब मैं हमेशा घर में ही रहना पसंद करती हूँ। तो मैंने कभी ट्रैवलिंग के ऊपर मैंने अपने घर वालों से भी बात नहीं की और मेरे घर वाले कहीं जाते हैं तो मैं जाती भी नहीं हूँ साथ में। तो मुझे लगता है इंदौर ही है सबसे फेमस क्लीन सिटी है, तो इंदौर ही आना चाहिए। हाँ, हम वहीं पर आएंगे एंड हम घर पर आएंगे आपके, बिकॉज आंचल कहीं बाहर नहीं मिलेगी हमको। डेफिनेटली घर आना, मेरी मैं तो इनवाइट कर ही रही हूँ आपको। बिल्कुल जरूर ओके। आएंगे। मतलब आपसे बात कर कितना मज़ा आ रहा है। हमें पता है कि मतलब आंचल से हम बात कर रहे हैं, जिनसे हम इंस्पायर हो रहे थे, हम उनसे बात कर रहे हैं कि हमें कितना अच्छा लग रहा है हाँ, आज अपने हमें। मेंटर से मिलकर बहुत खुशी हो रही है हमें। हमने रिसेंटली राजपूत से बात की थी, तो हमें इतना अच्छा लगा था। मतलब अब हम आपसे बात कर रहे हैं, तो मतलब हम अपने मतलब मेंटर से मिल रहे हैं, हमें काफ़ी अच्छा लग रहा है अब। हमें पहले अरे हमें वाह! हाँ, जब हमने श्रुति को भी नहीं भेजा था मैसेज और आपको भी नहीं, तो हमें पहले लगता था कि हम किसी को भेजेंगे तो वो एक्सेप्ट नहीं करेंगे या फिर आएंगे नहीं। बट आप लोग मतलब श्रुति भी बहुत ज्यादा फ्रैंक है, आप भी मतलब बहुत इजी टू कन्वर्सेशन, बहुत इजीली कर लेते हो एंड इजीली। श्रुति तो आई थिंक वेरी वो उसका नेचर तो काफी अच्छा है। श्रुति का लगता ही नहीं है कि वो इतने सब्सक्राइबर्स पे बैठी हुई है। उसका तो बहुत अच्छा नेचर है, मैं पर्सनली जानती हूँ। आपका बहुत अच्छा नेचर। आपका भी बहुत अच्छा नेचर है, आपसे बात करके हाँ। हमें बहुत अच्छा लग रहा है अब। हम अभी बहुत छोटे हैं, आप लोग बहुत बड़े हो, फिर भी आपने मतलब इतने अच्छे से रिस्पॉन्स दिया एंड हमारे पॉडकास्ट में भी आए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। अच्छा आप लोग जॉब वगैरह क्या कर रहे हैं? मैं तो पूछा ही नहीं आपको के बारे हाँ, में। मैं भी ग्राफिक डिजाइनर हूँ। और मैं सोशल मीडिया वाह! मैनेजर हूँ, लिंक्डइन पे। तो आप लोग फ्रेंड्स हैं? या हम दोनों सिस्टर्स हैं। कुछ सिस्टर्स हैं। अच्छा,
हुँ। तो फिर आप तो अपनी एजेंसी बिल्ड कर सकते हो, घर का पैसा घर में ही रहेगा। हाँ, हाँ, यही प्लानिंग है, आप देखते जाइए। हाँ, अभी हम कर रहे हैं प्लानिंग। अभी हमने अपना स्टार्ट किया है, मैं ग्राफिक डिज़ाइनिंग हुँ, करती हूँ एंड ये मैनेजमेंट का करती है। हुँ, तो हम अभी क्लाइंट्स वगैरह के साथ भी फ्रीलांसिंग में वर्क कर रहे हैं और मैं अभी 9 टू 5 मैंने अभी एक जगह टीपीसी में मैंने अभी जॉइन किया है। हुँ, रिसेंटली और मैं हुँ। अभी एज़ ए स्टूडेंट हूँ, तो अभी मैं बस फ्रीलांसिंग भी एक्सप्लोर कर रही हूँ। वाओ! और काफ़ी हमने सही है। साथ में ये आपसे इंस्पायर होकर हमने हुँ। अपना पॉडकास्ट भी स्टार्ट कर दिया है। नहीं यार, काफ़ी सही है, पॉडकास्ट तो काफ़ी बूम कर रहा है आजकल। हुँ, हाँ। अच्छा मतलब कर रही है, पॉडकास्ट मुझे का हमारा पता है। पर्पज़ ये नहीं था कि हमें मतलब डिफरेंट क्रिएटर से हम मिलेंगे, उनसे उनके बारे में जानेंगे कि वे कैसे उन्होंने क्या मिस्टेक्स की थी और फिर हम उन्हें अपनी लाइफ़ में अप्लाई करेंगे। तो पॉडकास्ट का सिर्फ़ यही हाँ, था। पॉडकास्ट से पहले भी हमने मतलब काफ़ी ज़्यादा वो किया है लोगों के साथ नेटवर्किंग नेटवर्किंग कॉल कॉल्स। वगैरह। बस ये है कि अब इनको रिकॉर्ड करना स्टार्ट कर दिया एंड इनको डाल दिया कि लोगों को भी इससे हेल्प मिले। हुँ, राइट, राइट। काफ़ी अच्छा इनिशिएटिव है यार। हुँ। ओके, थैंक यू सो मच। थैंक अगर यू आप जैसे लोगों में सपोर्ट करते रहेंगे तो सच में हम तो बहुत आगे जाएँगे। अरे डेफ़िनेटली सपोर्ट तो बिल्कुल करेंगे ही, हाँ, बिल्कुल आप लोग तो इतना अच्छा कंटेंट बना रहे हो तो ऑडियंस भी सपोर्ट करेगी आपको। हाँ। ओके, तो अब हम आपसे पूछना चाहते हैं कि आपका फ्यूचर प्लान्स क्या है? यार मेरा फ्यूचर प्लान अभी ये है कि मैं थोड़े टाइम तक हाई पेइंग क्लाइंट से मुझे मिलने लगे हैं, बस कुछ टाइम बाद मैं एजेंसी वगैरह मुझे मेरा मन है कि मैं एजेंसी में शिफ्ट हूँ, ऐसा कुछ कंफर्म नहीं है। हुँ, एजेंसी में भी शिफ्ट हो सकती हूँ, आउटसोर्सिंग तो काम मैंने स्टार्ट किया कर ही दिया है। हुँ। तो या तो एजेंसी बिल्ड करूँगी या अब मैं थोड़ा और हाई पेइंग क्लाइंट्स को स्टार्ट करना है मुझे। तो हुँ, आजकल आपने किसी फॉरेन क्लाइंट के साथ वर्क किया है? यार मेरे फॉरेन क्लाइंट के साथ तो मैंने काम नहीं किया है। मतलब 2 क्लाइंट्स थे, वो मेरे क्लोज़ नहीं हो पाए थे। हुँ, पता नहीं क्यों नहीं हुए थे। एक तो स्कैम था, तो मैं बच गई उस स्कैम से हुँ, और दूसरे थे आई थिंक उनके साथ मेरा क्लोज़ नहीं हो पाया बिकॉज़ उनको प्राइसिंग ज़्यादा हाई लगी और उनको पता नहीं उनको कुछ और प्रॉब्लम हो गई होगी, तो हुँ, उन्होंने मेरे साथ काम नहीं किया। बट मैं इंडियन क्लाइंट के साथ ही काम कर रही हूँ और इंडियन क्लाइंट्स भी पे कर देते हैं। ऐसा कुछ फॉरेन क्लाइंट के साथ काम करने में वो नहीं है कि मुझे करना ही है। हुँ, मुझे अगर उतना ही पैसा इंडियन देगा, तो मैं उनके साथ काम करने को तैयार हूँ। हाँ, बिल्कुल, लोग करेक्ट। यही कहते हैं कि फॉरेन क्लाइंट के साथ वर्क करो, वो ज़्यादा हाई पेइंग होते हैं, बट अगर इंडियन क्लाइंट्स भी होते हैं काफ़ी हाई पेइंग अगर हम अच्छे से ढूँढे तो। हुँ, हाँ, करेक्ट। राइट, राइट यार। हुँ, ओके, जैसे आप अब एजेंसी बिल्ड करने वाले हैं, तो अगर आपकी एजेंसी में एज़ ए सोशल मीडिया मैनेजर आप मुझे रखना चाहो, तो आप मुझे बता सकते हो। हाँ। अरे बिल्कुल, बिल्कुल। मैंने अभी स्टार्ट कर रही हूँ मैं धीरे-धीरे करना। अगर होती है मेरी तो डेफ़िनिटली मैं आपको ज़रूर बताऊँगी। या मी टू। ग्राफिक डिज़ाइनर। हाँ, डेफ़िनिटली। हाँ, तो स आजकल हाँ, आप कौन-कौन से सॉफ्टवेयर यूज़ करते हो? आप भी ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग करते हो? हुँ, यार मैं फ़ोटोशॉप तो यूज़ करती हूँ हुँ, देन कैनवा भी यूज़ कर ही लेती हूँ। हुँ, इलस्ट्रेटर अगर मान लो लोगों का काम हो गया तो लोगों का काम इलस्ट्रेटर में कर लिया मैंने। हुँ, बट राइट नाउ ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग मेरा इतना नहीं रह गया क्योंकि मैंने ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग फिर एक पॉइंट के बाद छोड़ दी थी क्योंकि मुझे इतना इंटरेस्ट नहीं आया था ग्राफ़िक डिज़ाइनिंग हुँ, में। तो फिर अब मैं सारे यूट्यूब की ही सर्विसेज़ देती हूँ लाइक कि यूट्यूब पे ग्रो कैसे करना है तो वीडियो एडिटिंग हो गया या यूट्यूब पे थंबनेल्स बनाना हो गया, उनका एनालाइज़ करना, उनका चैनल ग्रो क्यों नहीं कर रहा है, कम व्यूज़ क्यों आए किसी पर्टिकुलर चीज़ के ऊपर। हुँ, तो वो ही सारा मेरा इंटरेस्ट हो गया है, तो अब मैं उसी पे काम करती हूँ, वही सॉफ्टवेयर जैसे विडाइक्यू, ट्यूबबडी हो गया या हुँ, एडिटिंग के लिए फिल्मोरा यूज़ कर लिया, प्रीमियर प्रो यूज़ कर लिया, तो यही काम अब मेरा रह गया। ग्राफिक डिज़ाइनिंग उतना नहीं रह गया, करती हूँ, बट जैसे अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा अगर मान लो जिसको मैंने हायर करके रखा, वो नहीं कर पा रहा काम, तो हुँ, फिर मैं खुद ही करना पड़ता है, तो मैं खुद करके कर देती हूँ वो चीज़ हुँ, मैनेज। ओके। तो जैसे आप जैसे बता रहे हो कि आप इलस्ट्रेटर यूज़ करते हो और प्रीमियम प्रो यूज़ करते हो, तो ये काफ़ी हुँ, हुँ। मतलब इनके जो सब्सक्रिप्शन लेना पड़ता है, इनका काफ़ी हाई होता है, तो आप एक क्रैक वर्ज़न यूज़ करते हो या फिर आप यार इंडियन तो क्रैक वर्ज़न यूज़ करते हैं सारे। क्रैक वर्ज़न यूज़ करते हो, ओके। हाँ। तो आप कोई पर्टिकुलर वेबसाइट बता सकते हो जहाँ से आपने क्रैक वर्ज़न मतलब डाउनलोड किए थे? यार मुझे वेबसाइट का नाम तो ऐसा सच याद नहीं है, बट मैंने कहा था मैं नेटवर्किंग मैंने तब भी की थी, तो मैंने हुँ, अपने सीनियर से पूछा था कि मेरे पास फिल्मोरा नहीं है हुँ, और मैं जहाँ से ब्लॉग करती हूँ उधर पे चीज़ें नहीं मिलती, सॉफ्टवेयर नहीं मिलते, जैसे हुँ, इलस्ट्रेटर, फ़ोटोशॉप मुझे चाहिए था, नहीं मिले थे। हुँ। तो मेरे सीनियर से तो उन्होंने मुझे कोई लिंक भेज दी थी कि इस लिंक से आप कर सकते हो, तो मैंने उस लिंक से डाउनलोड कर लिए थे, तो वो मुझे मिल गए थे सारे। ओके, तो मतलब नेटवर्किंग की पावर है कि आपको वहाँ पे सब कुछ मिल सकता है। हुँ, हुँ, आई थिंक मैंने तो जो भी सीखा है ना राइट नाउ अगर मैं जो भी सीख रही हूँ, वो सारा नेटवर्किंग के थ्रू ही सीख रही हूँ। हुँ, जो भी मुझे जैसे किसी ने आके मुझे बताया कि उनको फर्स्ट हाई टिकट क्लाइंट्स कैसे मिला, तो वही चीज़ मैंने इम्प्लीमेंट कर ली तो मुझे मिलना शुरू हो गया। हुँ, तो मैंने आप उनकी हाँ, सक्सेस हाँ, 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 हाँ। बिल्कुल। तो आप ऐसे किसी 5 क्रिएटर्स के नाम बता सकते हो जिन्होंने स्टार्टिंग से लेके अब तक आपको बहुत हेल्प की हुँ, है? यार फर्स्ट चीज़ तो पुनीत सर वो तो बहुत हेल्पफुल है। आई थिंक उनसे ज़्यादा हेल्पफुल तो इंसान मैंने कभी नहीं देखा। एक तो वो क्रिएटर है। हुँ, सेकंड आई थिंक श्रुति बहुत हेल्पफुल है। हुँ, देन थर्ड वन इज़ आदित्य नागपाल। ही इज़ नॉट अ क्रिएटर बट वो अली अब्दाल का वीडियो एडिटर है। तो मुझे जब फर्स्ट स्पॉन्सरशिप चाहिए थी मेरी तो उन्होंने मुझे हेल्प की थी। मुझे नेगोशिएट करना नहीं आता था उस टाइम पे। तो हुँ, उन्होंने बताया था कि आपको क्या प्राइसिंग रखनी है अपने चैनल के अकॉर्डिंग क्या-क्या तो उन्होंने बहुत हेल्प की।
देन पीयूष शुक्ला, वो इन्फ्लुएंसर तो नहीं है बट वो भी अंकुर वारेको के वीडियो एडिटर हैं, तो उन्होंने भी मुझे काफ़ी हेल्प की है। एंड लास्ट वन आई थिंक थैंक यू सो मच ये लास्ट वाला ऐड करने के लिए। अब हम और कॉन्फिडेंट हो रहे हैं और हम चाहते हैं कि अब हम आपको सेकंड टाइम भी और बुलाएं अपनी पॉडकास्ट में। हाँ अरे बिल्कुल, डेफिनेटली मैं ज़रूर आऊँगी हाँ, सेकंड जब टाइम। आपकी एजेंसी बिल्ड हो जाएगी ना, हम दोबारा से पॉडकास्ट शूट करेंगे आपके साथ। एज ए एजेंसी बिल्कुल, हम्म, हाँ, बिल्कुल डेफिनेटली यार। ओके, तो अब हम आपके साथ एक क्विक क्वेश्चन राउंड करेंगे। हम आपसे कुछ 5 to 6 क्वेश्चन पूछेंगे, आपको उसके आंसर देने हैं। बिल्कुल। हाँ, ओके, सो फर्स्ट क्वेश्चन होगा कि आपकी हाईएस्ट इनकम इन एक सिंगल क्लाइंट की पूछ रहे हो या पूरा इन टोटल पूछ रहे हो? पूरा टोटल। इन पूरा टोटल तो यार 40 के मिनी, मतलब कि मैं अभी 40 के कमा रही हूँ। हाईएस्ट मैंने कभी नहीं देखा मैं कितना हाईएस्ट आता है मेरा। ओके, तो आंचल आपकी फर्स्ट इनकम कितनी थी? मेरी यार फर्स्ट इनकम वही थी, 3000 रुपीज थी आई थिंक मेरी फर्स्ट इनकम, जो मुझे क्लाइंट से मिली थी 1 महीने काम करने के बाद। ओके, और आपकी फर्स्ट इनकम यूट्यूब के थ्रू कितनी थी? यार फर्स्ट इनकम यूट्यूब के थ्रू आई थिंक 11,000 रुपीज आई थी। वो थ्रेशोल्ड जो $100 का कंप्लीट करना होता है, तो वो मेरा थोड़ा सा ज्यादा हो गया था उस टाइम तक, तो 12,000 11,000 बने थे यूट्यूब के थ्रू। ओके, तो आपके 10th में मार्क्स कितने थे? यार ये तो ना ही पूछो तो ज्यादा बेटर है। हमारी ऑडियंस पूछना चाहती है आंचल इतना अच्छा ग्रो कर रही है, तो भी उन्हें 10th कॉम्प्लीमेंट एक मानी जाती है कि फर्स्ट स्टेज होती है, तो हमारी ऑडियंस जानना चाहती है। यार मैं इतना बता दूंगी, पढ़ाई में बिल्कुल अच्छी नहीं थी। अब आप अंदाजा लगा लो कितने होंगे मैं। ओके, नो प्रॉब्लम। ओके, सो अब आपका फेवरेट फूड क्या है? मेरा फेवरेट फूड क्या है? मेरा तो यार वही मैंने बताया, मोमोज और मेरे मम्मी के हाथ के पाव। ओके, सो आपकी करंट इनकम क्या है यूट्यूब के थ्रू हाईएस्ट? यार करंट इनकम तो वही होता है, थ्रेशोल्ड कंप्लीट कर लेती हूँ। आई थिंक 12,000 11,000 ही जाता है, क्योंकि मैं इतनी वीडियोस तो अपलोड करती नहीं हूँ यूट्यूब पे, और यूट्यूब मेरा एक काइंड ऑफ पोर्टफोलियो है जहाँ पे मैं लोगों को दिखाती हूँ कि मैंने इतना टाइम में इतना ग्रो किया है, मेरा मोनेटाइज है चैनल, मैंने स्पॉन्सरशिप ली हुई है इतने कम टाइम में, इतने कम अपलोड्स किए, तो वो मेरा एक पोर्टफोलियो है, तो वो मेरा मेन सोर्स नहीं है, पैसिव सोर्स ऑफ इनकम ही है लाइक, तो मेरा इतना हो जाता है। ओके, तो आंचल आपकी हॉबीज क्या क्या है? यार मेरी हॉबीज तो यही है कि मैं बुक पढ़ना मुझे पसंद है। सेकंड, मुझे वीडियो शूट करना बहुत पसंद है, तो वीडियो शूट करना हो गया, ये सारी चीजें हो गया, तो यही है। और सबसे फेवरेट काम तो मेरा सोना है। मेरा भी। ये तो काफी अच्छा हुआ, और हम सब सो जाते हैं। हाँ, तो आंचल आपका फेवरेट सिंगर? मेरा फेवरेट सिंगर तो यार कोई भी नहीं है, जिसका गाना आता है मैं उसी का अच्छा लगता है मैं सुन लेती हूँ उसका ही गाना। ये तो बिल्कुल सेम हमारी तरह है, हम भी ऐसे करते हैं, मतलब कोई पर्टिकुलर एक मतलब पर्सन के पीछे नहीं है कि हाँ हमें यही पसंद है, हम इनको ही फॉलो करेंगे। एज अ पर्सन हम इवॉल्व होते जाते हैं ना, हर कुछ टाइम पे, और वो ट्रेंडिंग सॉन्ग्स का तो होता ही है, जो ट्रेंडिंग होता है वो आई थिंक अब अच्छा लग रहा है, मैं वही गाती हूँ अपने घर में। ओके, तो अभी आप आप एक मतलब आप कोई अलग अलग हॉबीज होगी, जैसे आप सिंगिंग भी करते होंगे और डांस भी, आपको कोई? यार मैं सिंगिंग और डांसिंग नहीं करती मैं बिल्कुल भी। रील्स देखना है मेरी फेवरेट हॉबी आई थिंक। मेरी भी। या बुक्स वगैरह पढ़ना हो गया, ये सारी ही है मेरी फेवरेट हॉबीज। ऐसा कुछ सिंगिंग डांसिंग तो मुझे नहीं लगता मैं कर पाती हूँ। ओके, मुझे लगा कि अब आप बोलोगी हाँ मेरी हॉबी सिंगिंग है, डांसिंग है, तो हम आपसे डांस करवा के दिखाते हैं। नहीं, सिंगिंग डांसिंग तो मेरी बिल्कुल भी फेवरेट नहीं है। ओके, तो अभी हम आपसे अब कुछ और क्वेश्चन पूछ लेते हैं। अब आप बता सकते हैं कि आपकी मतलब यूट्यूब जैसे आपने स्टार्ट किया था स्टार्टिंग में, तो आपने जैसे ब्लॉगिंग का चैनल स्टार्ट किया था, तो आपने इसको कैसे चेंज किया? आपके माइंड में कैसा है कि अब आपको पॉडकास्ट में चेंज कर सकते हो? यार मतलब वो टाइम ना बहुत डिफिकल्ट था मेरी लाइफ का, कि एक ब्लॉगिंग चैनल को, एंटरटेनमेंट चैनल को आपको एक एजुकेशनल चैनल में कन्वर्ट करना है, तो वो एक ऐसा टाइम था जहाँ पे आई थिंक मैं उस टाइम पे अपनी जॉब भी छोड़ दी थी, और वो चैनल को मुझे एजुकेशन में कन्वर्ट करना था। तो उसमें ये था कि जब मैंने एजुकेशन में कन्वर्ट किया, तो मेरी ऑडियंस तो एंटरटेनमेंट वाली थी, तो मेरे व्यूज बहुत ही डाउन चले गए। मेरे इनिशियल व्यूज जो 1000 चले जाते थे हमसे, वो सीधे 6-7 व्यूज पे आ गए, मेरे सिर्फ 6-7 व्यूज ही मिलते थे मुझे इन 1 मंथ। तो उस टाइम पे फिर मैंने यही था कि सिर्फ मैं वो कंटेंट डालती गई और बेटर करती गई उस कंटेंट के लिए, तो फिर वो मेरा जो ब्लॉगिंग वाला था चैनल, तो वो ब्लॉगिंग वाली वीडियोस कम चलने लगी, फिर ये वाली वीडियोस आने लगी। तो यही था कि मैं रिसर्च करती रही कि किस टॉपिक में मुझे बनाने हैं। एंड ऑल्सो जब मैं स्टार्ट कर रही थी, तो मुझे एक्सपीरियंस तो हो ही गया था कि ग्राफिक डिजाइनिंग क्या होती है, इंटर्नशिप कैसे लेनी है, जॉब कैसे लेनी है। तो ये कुछ ऐसे टॉपिक्स थे जो आज भी लोग बहुत फेस करते हैं कि फ्री कोर्स कहाँ से मिले।
तो मैंने पेज लिया और मैंने ये लिखा कि मुझे किस-किस चीज़ में एक्सपीरियंस है, मैंने उस चीज़ को लिखा और मैं उन पे वीडियोज़ बनाना शुरू कर दिया। और मुझे पता था कि जब मैं ऐसे कन्वर्ट कर रही हूँ तो बहुत कम व्यूज़ आएँगे, बट आफ्टर 3 टू 4 मंथ्स के बाद ही मेरे व्यूज़ फिर से ठीक-ठाक होने लगे थे, कॉन्फिडेंस आने लगा था कि हाँ, अब चीज़ें हो जाएँगी। और फिर पॉडकास्ट का यार ऐसा फिर पहले सिंगल वीडियो बनाती थी, फिर पॉडकास्ट में मैं धीरे-धीरे करके कन्वर्ट हुई अपने आप को, क्योंकि अब जब मैंने एंटरटेनमेंट चैनल को एजुकेशन में कन्वर्ट किया तो कोई पॉडकास्ट पे तो आता नहीं। तो फिर मैंने एक अपना बेस तैयार कर दिया, उसके बाद फिर मैंने कोल्ड ईमेलिंग करना शुरू कर दिया कि चलो अब मैं किसी-किसी को बुला सकती हूँ अपने चैनल पे और मैं उनसे चीज़ों को सीख सकती हूँ, जो मुझे मेनली सीखनी है चीज़ें। बिल्कुल। तो आजकल जैसे आपने बताया स्टार्टिंग में जब आपने स्विच किया था ब्लॉगिंग को इसमें पॉडकास्ट में, तो आप पे ओनली 6 या 5 व्यूज आ रहे थे, तो आप उस चीज को कैसे ओवरकम करते थे? क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा डिफिकल्ट फेज है। यार, मैं एक चीज़ कहूँगी, मैंने 1-2 क्लाइंट्स के साथ अभी काम भी कर रही हूँ, तो आप जब व्यूज़ नहीं आते ना, तो हम क्या करते हैं, 10 आईडी बना लेते हैं। 10 आईडी से अपनी वीडियोज़ वॉच करते हैं। हम अपने फ्रेंड्स को शेयर करने लगते हैं कि भई वीडियो देख मेरी, ये कर लो, मेरे घरवालों को भेजने लगते हैं, जो कि सबसे खराब प्रैक्टिस होती है, आपकी टारगेट ऑडियंस बिगड़ती है उसमें। यूट्यूब का एल्गोरिदम खराब होता है आपका और बहुत सारी चीज़ें होती है उससे। तो आई थिंक आपको क्या करना चाहिए कि उस चीज़ से ओवरकम करने के लिए वो एक टाइम है जो निकल जाएगा। व्यूज़ अगर आपके आज 2 आ रहे हैं, तो 1 महीने बाद आपके व्यूज़ वो 2 नहीं रह जाएँगे, 2 के वो 4 भी हो जाएँगे, 2 के वो 3 भी हो जाएँगे, तो वो बढ़ेंगे ही, घटेंगे नहीं वो व्यूज़ आपके। तो आपको ये याद रखना चाहिए कि जो व्यूज़ आज मुझे आ रहे हैं, वो इनिशियल व्यूज़ हैं। मे बी आफ्टर 1 महीने के बाद, 2 महीने के बाद वो मुझे व्यूज़ अच्छे आ जाएँगे और इनिशियली कभी नहीं होता कि आपने आज वीडियो ली और आपके 10,000 सब्सक्राइबर्स हो गए, 1 लाख व्यूज़ हो गए आपके, ऐसा कभी नहीं होता। जितने भी क्रिएटर्स हैं आप देख लो, सारे बहुत हार्ड वर्किंग रहे हैं, सबने बहुत कंटेंट पुट किया है, बहुत एक्सपेरिमेंट किया है, तब जाके उनके ऐसे व्यूज़ आए हैं। तो सबकी आई थिंक जो भी ऐसे हार्ड डिसीजंस लेते हैं ना, जैसे जॉब छोड़ना हो गया, फ्रीलांसिंग करना हो गया या यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट करना हो गया, ये सबकी स्टोरी सेम ही होती है। आपको हार्ड वर्क करना पड़ता है, आपको पेशेंस होना बहुत ज़रूरी होती है। इवन अगर आप लिंक्डइन पे भी क्रिएट कर रहे हो ना, तो आपको इनिशियली ऐसा नहीं होगा कि आपने 10 दिन कंटेंट डाला, आपको हाई टिकट क्लाइंट या फर्स्ट क्लाइंट मिल जाएगा, बिल्कुल नहीं होगा। आपको उधर पे पेशेंस रखना पड़ेगा और जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आई थिंक पेशेंस से ही सब कुछ होगा। या आपने अच्छा पॉइंट मेंशन किया इसमें कि सब लोग अपने फ्रेंड्स को शेयर करने लग जाते हैं, अपनी न्यू क्रिएट कर लेते हैं आईडीज और उनसे देखना शुरू करते हैं। इससे हमारा ही खुद का मतलब नुकसान होता है कि हमारे एल्गोरिदम को पता नहीं चल पाता है कि हमारा कंटेंट किसको दिखाना है। हाँ, बिल्कुल। जब तक आप यूट्यूब को हेल्प ही नहीं करोगे, आई मीन आप जब तक यूट्यूब को टाइम नहीं दोगे, यूट्यूब को टाइम चाहिए होता है आपकी ऑडियंस फाइंड करने के लिए। अब फॉर एग्जांपल आपकी ऑडियंस है 18 साल की और आपने भेज दिया अपना वीडियो अपने घर वालों के ऊपर, जहाँ पे ऑडियंस 50 साल की भी है, 60 साल की भी है, 20 की भी है, 11, 12, 13 साल की भी है। अब यूट्यूब तो कंफ्यूज रहेगा ना कि मुझे ये वीडियो किसको दिखानी है। और आप तो ऑर्गेनिकली जब तक आप ग्रो नहीं करोगे, आपका यूट्यूब ग्रो नहीं करेगा। आप कितना ही उसको पुश कर लो, आप 100 आईडी बना के देख लो, उसको 200 आईडी बना के देख लो, नहीं होने वाला आपका मोनेटाइज, नहीं आपको कुछ मिलेगा जब तक आप उसको खुद से नहीं करने दोगे। एग्जैक्टली ओके। तो जैसे आपने बताया था कि पर्सनल ब्रांडिंग काफ़ी मतलब इंपॉर्टेंट है, तो आपकी क्या व्यू पॉइंट्स है पर्सनल ब्रांडिंग के ऊपर कि हाँ हमें ये पॉइंट्स करनी चाहिए इंक्लूड? या पर्सनल ब्रांडिंग तो इज़ वेरी इंपॉर्टेंट राइट नाउ। अगर आप जॉब भी कर रहे हो, फ्रीलांसिंग कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, पर्सनल आपकी आइडेंटिटी होना बहुत इंपॉर्टेंट हो गई है आज के टाइम पे। आप कोई भी प्लेटफॉर्म उठा लो, आप डिसाइड करो आपको किस पे करना है एंड बस उसमें उस पे क्रिएट करने लग जाओ। ज़रूरी नहीं है कि आप एक दिन में एक कंटेंट क्रिएट करो, आप 1 हफ्ते में 1 कर सकते हो, 2 कर सकते हो, जितना भी आपका मन करे। बट उससे ना बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखने मिलती हैं। राइट नाउ जैसे आप पर्सनल ब्रांडिंग कर रहे हो, अपनी यूट्यूब के ऊपर अपना कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, तो अभी जैसे आपने मुझे बुलाया तो आपको कुछ नहीं तो इस 1 घंटे में आपको एक चीज़ तो सीखने मिल ही गई होगी, जो मे बी आप खुद से फिगर आउट करते तो आपको 1 महीने में सीखने के लिए मिलती। आपको वो 1 घंटे में सीखने मिल गई। तो पर्सनल ब्रांडिंग से आपकी नेटवर्किंग भी बहुत अच्छे लोगों से मिल जाती है, आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी खुलती हैं। अगर मैं यूट्यूब पे नहीं होती, मैं यूट्यूब पे कंटेंट क्रिएट नहीं कर रही होती, तो आप मुझे रीच आउट नहीं कर रहे होते, मुझे क्लाइंट्स नहीं मिल रहे होते, मैं पैसे नहीं कमा रही होती मैं घर पे बैठी। तो वो सिंपल सी चीज़ है कि मैं अपने शौक पूरे नहीं कर पाती। तो जो भी चीज़ें आज मैं कर रही हूँ, वो तो मेरी पर्सनल ब्रांडिंग के थ्रू ही हो रही हैं। आई थिंक मेरा यूट्यूब ही मेरा एक पोर्टफोलियो है। देखो भाई मैंने ये ग्रो किया है, तो मैं आपका ग्रो करने में हेल्प करूँगी। मैंने एक एंटरटेनमेंट चैनल को एक एजुकेशनल चैनल में कन्वर्ट किया है, तो आप देखो मैंने एक टेक चैनल को ऐसे कन्वर्ट किया है। तो आई थिंक वही मेरा पोर्टफोलियो, मेरा सब कुछ पर्सनल ब्रांडिंग से ही है और मैंने बहुत सारी चीज़ें क्रिएटर्स से सीखी हैं, जो भी मेरे पॉडकास्ट पे आए हैं, जिन लोगों से मैं मिलती हूँ। तो पर्सनल ब्रांडिंग बहुत इंपॉर्टेंट है यार आज के टाइम पे। एग्जैक्टली हाँ, आपने ये अच्छा पॉइंट मेंशन किया इसमें कि पर्सनल ब्रांडिंग के बिना मतलब जैसे हमें जब हम पर्सनल ब्रांडिंग करते हैं तो हमें काफ़ी सारी चीज़ें पता चलती है दूसरे लोगों से, जैसे कि मतलब उन्होंने भी चीज़ मतलब 1 साल में इम्प्लीमेंट की थी और हम वो एक मतलब 1 घंटे की वीडियो में देखकर समझ सकते हैं।
हाँ, डेफ़िनिटली यार, बहुत सारी चीज़ें होती हैं। आई थिंक श्रुति से आप मिली होगी, तो श्रुति ने आपको 10 चीज़ें बताई होंगी, जिसमें से आप एक इम्प्लीमेंट कर लेते हो अपनी लाइफ़ में, तो वो आपको गेम चेंज कर देगा आपकी लाइफ़ का। तो जो चीज़ें हमने प्रॉब्लम फेस की हैं, अगर आप हमसे वो सुनोगे कि यार ये जैसे मैं आपसे बोलूँगी कि यार अपनी वीडियोज़ ना किसी को व्हाट्सएप पे शेयर मत करना या खुद की वीडियो खुद से वॉच मत करना, क्योंकि आपका अगर एल्गोरिदम खराब हो जाएगा। तो आपको समझ में आया, हाँ यार ये तो ऐसा पॉइंट है, ये तो मैंने सोचा ही नहीं था कभी। तो ये तो चीज़ें होती हैं जो आप 1 घंटे में सीख जाओगे, 15 मिनट में सीख जाओगे, जो आई थिंक आपको फिगर आउट करने में 1 साल लग जाएगा चीज़ों को। हाँ, बिल्कुल, एग्ज़ैक्टली। तो ओके। मेरा अब एक क्वेश्चन है, आंचल, अगर आपको वर्क फ्रॉम ऑफिस दिया जाए और फ्रीलांसिंग दी जाए, तो आप किसको चूज़ करोगे? एंड इसमें एक असम्पशन है इसमें कि आपको वर्क फ्रॉम जो ऑफिस है उसमें ज़्यादा आपको पे मिल रहा है, हाँ। एंड वर्क फ्रॉम होम में आपको कम मिल रहा है। तो आप किसको चूज़ करोगे? मैं वर्क फ्रॉम होम नो डाउट, मैं तो एक भी बार नहीं सोचूँगी वर्क फ्रॉम ऑफिस, तो मैं कभी नहीं जाऊँगी अपनी लाइफ में। मैं तो हमेशा अपने घर में बैठ के अपने कंफर्ट में काम करना चाहती हूँ, जिसके साथ मुझे काम करना है, नेटवर्किंग करनी है, हर चीज़ मैं अपनी कर सकती हूँ अपने टाइम के अकॉर्डिंग। मुझे जब सोना है, जब उठना है मैं तब उठती हूँ, जब मुझे काम करना है, मुझे जब बुक पढ़नी है, मेरा सब कुछ है। अब मुझे वो ऑफिस जाने के लिए पहले 1 घंटे तैयार होना पड़ेगा, जो कि मुझे तैयार होना और ट्रैवलिंग सबसे बेकार चीज़ लगती है अपनी लाइफ में। हाँ, ये भी है इसमें। मुझे 1 घंटे पहले तैयार होना पड़ेगा, उसके बाद मुझे वापस आऊँगी तो मुझे अपना माइंड को सही करने के लिए रेस्ट चाहिए होगा, तो मैं रील्स देखूँगी जहाँ पे मैं टाइम वेस्ट करूँगी। तो वो प्रोडक्टिविटी मेरे लिए सूट नहीं करेगा, मुझे ऐसा लगता है। तो मैं तो वर्क फ्रॉम होम ही चूज़ फ्रीलांसिंग इज़ इक्वल टू फ्रीडम, राइट? राइट। ये मतलब सब लोग मतलब आजकल ये चल रहा है कि कोई भी मतलब ऑफिस में नहीं जाना चाहता, सब अपने घर पे बैठ के काम करना चाहते हैं। ये काफ़ी अच्छा भी है कि आपको नॉर्मली घर पे बैठ के काम कर रहे हो आप इज़िली। एंड फ्रीलांसिंग से हम खुद के बॉस हो सकते हैं, हम लाइक बॉस के अंडर काम नहीं करना है, हमें खुद के बॉस हैं हम। जब चाहे, जैसे आपने मुझे बोला, ऐसा जब लगता है चाहे हाँ, जब हाँ, उठिए एंड जब चाहे अपना काम कीजिए आराम से फ्रीडम के साथ। मुझे लगता है जब आप वर्क फ्रॉम ऑफिस उधर एक बॉस को संभालना है, तो मल्टीपल बॉस को संभालना है आपको। तो आपको उतना होना चाहिए दिमाग में कि यार मुझे फ्रीडम तो मिल रही है, लेकिन मुझे मल्टीपल बॉस को भी मुझे संभालना पड़ेगा। हाँ, ये भी है। ये भी है। ओके, सो अब हमारा पॉडकास्ट लास्ट में आने वाला है, तो अब आप ये बता सकते हो कि अपनी लाइफ में आपने क्या रूल्स फॉलो किए थे? आपकी लाइफ के क्या रूल्स हैं? कोई 5 रूल्स आप बता सकते हो? पहला रूल तो यार मेरा ये है, मतलब ये रहा था कि मैंने अपने लाइफ से टॉक्सिक लोगों को सीधा कट ऑफ कर दिया। मैं अपने होम टाउन के लोगों से बात ऐसा नहीं, मैं उनसे बात नहीं करती। मुझे ऐसा लगता है कि अगर उनका माइंडसेट मुझसे मैच नहीं करता है, मैं बात ही नहीं करती उस इंसान से। क्योंकि मैंने जो माइंडसेट डेवलप किया है वो बहुत टाइम टेकिंग रहा है, क्योंकि यूट्यूब करना ऐसी चीज़ होती है कि अगर मैं किसी को बाहर बताऊँगी ना अपने होम टाउन में, वो हँसेंगे मेरे ऊपर। और फिर मतलब उनको ये समझ में नहीं आएगा मैं यूट्यूब से कैसे लोगों को फ्रीलांसिंग की मैं उनको हेल्प कर रही हूँ, उनको ग्रो करने में। तो आई थिंक आप टॉक्सिक लोगों से दूर रहो, जो आपका माइंडसेट चेंज मतलब नेगेटिव लोगों से आप दूर रहो। सेकंड चीज़ ये है कि अगर आप रीडिंग कर सकते हो तो डेफिनिटली आप कुछ ऐसी बुक्स पढ़ो, लाइक शो योर वर्क हो गया या स्टिल लाइक एन आर्टिस्ट हो गया और कीप गोइंग हो गया। ये 3 बुक ऐसी थी जो मैंने अपने स्टार्टिंग फेज में पढ़ी थी, जब मेरे व्यूज नहीं आते थे, बहुत हेल्प की इन तीनों बुक्स ने मेरी। तो ये कुछ बुक्स पढ़ो, कुछ पॉडकास्ट सुनो जो आपको हेल्प कर सकते हैं। सेकंड थर्ड चीज़ ये है कि आप नेटवर्किंग, मैंने बहुत की लोगों से, मैं कभी भी हेजिटेट नहीं करती किसी से कुछ पूछने के लिए। मेरे पास कनेक्शन है, तो मुझे कुछ भी छोटी से छोटी प्रॉब्लम्स होती है ना, मैं उन लोगों से पूछती हूँ। तो आप नेटवर्किंग करो, लोगों से अपने डाउट्स पूछो जितने ज़्यादा हो सकते हैं। तो नेटवर्किंग मैंने बहुत की उस टाइम पे। फोर्थ चीज़ ये है कि आप कभी भी हेजिटेट मत करो हेल्प मांगने के लिए। अगर मैं आज प्रॉब्लम फेस कर रही हूँ कोई भी, तो मैं कभी भी झिझकती नहीं हूँ किसी से हेल्प मांगने के लिए। मुझे लगता है कि मुझे जाके किसी से हेल्प मांगनी चाहिए, अपने लिंक्डइन पे या किसी यूट्यूब पे मैं मांग लेती हूँ। तो हेल्प मांगो आप, जब तक आप मांगोगे नहीं आपको कोई हेल्प नहीं करने वाला है। एग्जैक्टली। एंड फिफ्थ पॉइंट ये रहा है मेरा कि आई थिंक लर्निंग हमेशा करते रहो, नई नई चीजें सीखते रहो और फिर आगे बढ़ते रहो, क्योंकि लोग मतलब कि इंडस्ट्री इवॉल्व करती रहती है, तो आपको स्किल्स भी अपनी इवॉल्व करनी है। तो आप लर्निंग तो आपकी चलती रहनी चाहिए। एंड इसमें मैं एक और ऐड करूंगी कि नेवर गिविंग अप एटीट्यूड रखो, लाइक आंचल। जैसे कि आंचल ने जब तक इंटर्नशिप नहीं मिली तब तक अप्लाई किया, जब तक जॉब नहीं मिली तब तक अप्लाई किया, जब तक यूट्यूब पर Right, व्यूज यार। नहीं आए तब तक व्यूज लाए। हाँ यार, वो तो करना ही पड़ता है। आई थिंक वही है कि आपको कितनी कितना ज्यादा आपको चाहिए वो चीज। जब तक अगर आपको चाहिए वो चीज तो आप उसके लिए मेहनत करोगे, अगर आपने उसको मेहनत करना छोड़ दिया तो आप नहीं करोगे। आई थिंक मेरे वॉलपेपर भी यही है समथिंग कि इफ यू वांट समथिंग यू विल फाइंड अ वे, एंड इफ यू डोंट वांट यू विल फाइंड एन एक्सक्यूज। तो वो मुझे समझ में आता, तो वो मेरा वॉलपेपर हमेशा से है। करेक्ट। तो आपसे बात करके अब हम और कॉन्फिडेंस होते जा रहे हैं कि हाँ हम एक इतनी पावरफुल गर्ल से मिल रहे हैं आज। अरे भाई, आप तो ऑलरेडी पावरफुल हो, जो पॉडकास्ट वगैरह शुरू किया 9 to 5 के साथ, फ्रीलांसिंग के साथ आप कर रहे हो। या आपसे ही मिली हमें आपसे ही मिली इंस्पिरेशन, आपने भी किया है ये सब एंड हमने आपसे सीखा है। नहीं तो हमें तो पता भी नहीं चलता कि फ्रीलांसिंग क्या होती है और ये पॉडकास्ट भी कुछ होता है क्या। लाइक हम भी कर सकते हैं, हम सोचते थे कि ये बड़े क्रिएटर्स वगैरह होते हैं, रणवीर अलावादिया वगैरह यही कर सकते हैं, ये हम तो जैसे कर ही नहीं सकते हैं।
यार अच्छी बात है, आप लोग को सीखने मिला, ऐसी इंस्पिरेशन मिलती रहे, आप लोग भी ऐसे इंस्पायर करते रहो लोगों को। हाँ, बिल्कुल। तो चलो हम इसको बस एंड करने वाले हैं, बट आपको अभी भी अगर लगा हो कि कुछ ऐसा पॉइंट्स है जो आप मेंशन करना चाहते हो लास्ट में, अभी रह गए हो, तो आप कर सकते हो। ओके, तो मुझे एक ऐसा लगता है एक चीज़ कि आप हमेशा अच्छे लोगों को फ़ॉलो करो, अच्छे क्रिएटर्स को अच्छे फ्रेंड्स बनाओ। अपने फैमिली वालों से आई थिंक मुझे एक मेन चीज़ ये लगती है कि मुझे भी कभी-कभार गुस्सा आता था कि यार जब मैंने इनिशियल स्टेज पे मेरे घरवाले ना मुझे अच्छा फ़ोन नहीं दे रहे थे ब्लॉगिंग वगैरह करने के लिए। और वो मेन होता है कि यार मिडिल क्लास फैमिली वाले नहीं कर सकते वो अफ़ोर्ड, उनको लगता है वो एजुकेशन में दे देंगे तो कुछ हो जाएगा। तो आई थिंक आप अपने फैमिली मेंबर्स की बात माननी चाहिए, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे वो आपका अच्छा ही चाहते हैं। तो आप अपनी बात मानो, अगर वो आपकी बात नहीं समझ पा रहे हैं तो उनको कन्विंस करो। आपको कन्विंस करना नहीं आ रहा था इसलिए वो नहीं मान रहे हैं आपकी बात। आपको जब कन्विंस करना आ जाएगा, आप रिजल्ट शो कर दोगे तो वो बहुत मोर देन हैप्पी होंगे। आज मेरे घरवाले पहले मेरे घरवाले बहुत बोलते थे कि एमबीए करो, एमबीए करो। अब मेरे मम्मी पापा नहीं बोलते कि तुम एमबीए करो या ये करो, बिकॉज़ उनको कॉन्फिडेंस आ गया कि मैं अब कर लूँगी, मैं घर बैठे-बैठे ये कर रही हूँ तो ये तो कर ही लूँगी। तो आप अच्छे फैमिली वालों से आप हमेशा अच्छे टर्म्स बना के रखो। वही पूरी लाइफ में आपके सिर्फ वही एक ऐसे इंसान है जो आपको अच्छा चाहते हैं आपका हमेशा। आई मीन आपके फ्रेंड्स भी आपको वो नहीं चाहेंगे कि आप उनसे ज़्यादा आगे बढ़ो, लेकिन आपके फैमिली मेंबर्स हमेशा चाहेंगे कि आप आगे बढ़ो। तो अपने फैमिली मेंबर्स की बात हमेशा मानो और उनको रिजल्ट शो करो, उनको कन्विंस करो। एट द एंड ऑफ द डे वही आपका जो है वही है आपका सब कुछ। हाँ, ये आपने मतलब गोल्डन पॉइंट ऐड कर दिया है। थैंक यू सो मच ये ऐड करने के लिए। हाँ, मतलब ये सच है कि स्टार्ट में हमें लगता है कि हमारी फैमिली हमारी दुश्मन है और हमें बस ये ना हमें गिराना चाहते हैं लोग, पर सच्चाई ये नहीं है। हमारे जो फ्रेंड्स हमें झूठ बोलते हैं ना कि हाँ तुम बहुत बढ़िया कर रहे हो, उनके पीछे वही हमारी बुराई करते हैं। सच्चाई तो यही है। फैमिली पेरेंट्स और सिबलिंग्स वगैरह ये एक ओनली वो पर्सन होते हैं जो कि हमें अपने से हमेशा आगे देखना चाहते हैं। राइट, मतलब मैं तो मेरे एक बुआ जी के लड़के हैं तो वो मुझसे बहुत कुछ एक बार उन्होंने मुझसे बोल दिया था कि तुम तो शादी ही नहीं करोगी जब तक तुम्हारे 10 लाख सब्सक्राइबर्स नहीं होंगे, और तुम्हारे 10 लाख सब्सक्राइबर तो पता नहीं कितने जन्म में होने वाले हैं। तो उस पॉइंट पे मुझे बहुत बुरा लगा था। बट राइट नाउ मेरे 10 लाख सब्सक्राइबर्स नहीं है ऑब्वियसली, बट ठीक-ठाक सब्सक्राइबर्स हैं जितनी भी हैं, बट मैं अर्निंग बहुत कर रही हूँ आज के टाइम पे। और वो आज के डेट पे वो मुझसे उन्होंने देखा मुझे लिंक्डइन पे टॉप वॉइस का वो मिले, मुझे 2-2 बैचेस मिले, इतने बड़े-बड़े यूट्यूबर्स आए, तो वो उन्होंने कांग्रेचुलेशन लिखा, उन्होंने बोला कि मैंने लिंक्डइन पे तुमको रिक्वेस्ट भेजी है, एक्सेप्ट कर लो। तो आई थिंक घर वाले आपको 4 चीजें गलत बोलेंगे ना तो वो आपके अच्छे के लिए ही बोल रहे हैं, और जो बाहर वाले होते हैं ना वो आपके आगे तो बोल देंगे कि सफलता वेरी नाइस, तुम बहुत अच्छा कर रही हो, मुझे पता है, पीठ पीछे जाके बोलेंगे अरे मुझे पता है सफलता कुछ नहीं कर पाएगी। और घर वाले ऐसे हैं कि मुंह के आगे बोल देंगे जो बोलना होगा उनके लिए, और जो पीठ के पीछे बोलते हैं ना वो सबसे डेंजरस होते हैं लोग। हाँ, एग्जैक्टली। हमें ये वाला पॉडकास्ट का सीन हमें कट करके रखना होगा, हमें ऑडियंस को दिखाना होगा आपके साथ भी सेम ऐसे ही होने वाला है, सबके साथ होता है, ये नॉर्मल है। ये है सब मैंने फील किया ना, तो ये चीज होती ही है। हाँ, ये सब चीजें मतलब सबकी लाइफ में सेम वही चीजें होती हैं, और बस वो थोड़ा रिपीट होती रहती है, किसी की में आगे किसी की में पीछे। वो ये कि आपको समझना पड़ता है कि चीजें क्या चल रही हैं। सब हर इंसान अपना अच्छा ही चाहता है, फैमिली मेंबर्स स्पेशली आपका अच्छा चाहते हैं, तो उनका सोचो और आगे बढ़ो भाई। हाँ, बिल्कुल आगे बढ़ो। हमें आपसे बात करके काफ़ी कुछ मिला है, मतलब आपने हमें काफ़ी चीज़ें बताई। नेटवर्किंग तो पावर ही है, मतलब आपकी लाइफ की भी पावर है और हमारी लाइफ की पावर है। सफलता तो आपसे कनेक्ट है, मैं भी आपसे अभी कनेक्ट करूँगी। एंड यार कोई भी क्वेश्चन आएगा मैं बिल्कुल सबसे पहले आंचल के पास जाऊँगी, आंचल मुझको यहाँ पे हाँ, बिल्कुल, या कोई भी प्रॉब्लम आती है यूट्यूब से रिलेटेड या किसी भी चीज़ से, बिल्कुल आओ भाई, बेझिझक पूछो मुझसे, मैं तुम्हें हेल्प करने के लिए बिल्कुल रेडी हूँ। मतलब आप बहुत अच्छे हो आंचल, आपने हमें इतना हेल्प आपका किया। नेचर बहुत फ्रेंडली है, आप बहुत अच्छे हो। थैंक यू। अच्छा, मुझे लगता है इसका टाइटल ये तो नहीं जाएगा अंचल आप कितने अच्छे हो? हाँ, शायद हम कर सकते हो सकता है ये वाला। नहीं, हम एक एसईओ, आपने हमें एसईओ भी सिखाया है तो हम उसको एसईओ भी इंक्लूड करेंगे इसमें। तो एक एसईओ फ्रेंडली टाइटल बनाएंगे और उसको इंक्लूड करेंगे। डेफिनिटली आप बनाना, कुछ हेल्प चाहिए हो कि एसईओ कैसे फाइंड करते हैं, लाइव देखना हो तो मैं आपको बता भी दूँगी कैसे-कैसे करते हैं। तो आपको एक आइडिया भी हो जाएगा, आपको बहुत हेल्प भी मिल जाएगी। आपने कभी आप जैसे ग्राफिक डिजाइनर हो, आपने कभी कोई पेड कोर्स लिया है? यार मैंने एक पेड कोर्स लिया था, एक इंस्टाग्राम, मतलब 2 लिए थे। एक तो यूडीमी का लिया था, वो बहुत अच्छा था, ₹500 का था, उसमें सब कुछ सिखा दिया था इलस्ट्रेटर के बारे में। एक क्रिएटर का मैं नाम नहीं लूँगी, वो 10,000 का कोर्स था। और उस कोर्स में बताया था कि वो फिल्मोरा चलाना सिखाएगी, वो नोशन चलाना सिखाएँगी, वो फ़ोटोशॉप सिखाएँगी, इलस्ट्रेटर सिखाएँगी, फलाना सिखाएँगी, ढिमकाना सिखाएँगी। और जब मैं उस कोर्स में एनरोल करा मैंने, इतना बेकार कोर्स भाई, मैं उस क्रिएटर का मैं नाम नहीं ले सकती, अगर मैं सच में नाम ले दूँगी ना, सच में इतना गंदा कोर्स था ना उसका, इतना गंदा कोर्स, और ₹10,000 क्या कहलाते हैं। तो मुझे बड़ा वो सबसे ये बात है, आप बड़े-बड़े कोर्स की जगह मत लो, इससे अच्छा आप यूडेमी का कोर्स ले लो। यूडेमी कोर्स में फिर ₹500 कोर्स में इतने अच्छे मतलब चीज़ें सिखाते हैं ना, फ्री का कोर्स भी उनके काफ़ी सारे हैं, उसमें भी काफ़ी कुछ सिखाते हैं। हाँ, जैसे आप वीडियोस भी डालते हो कि वो कभी-कभी फ्री में हम उनको वो कर सकते हैं, ग्रैब कोर्सेज को, वो भी हाँ, अच्छा है।
मतलब आई थिंक कोर्सेरा पे हो गया, यूडेमी पे हो गया, कूपन कोड आते रहते हैं, तो सर्च करते रहो आपको। मतलब आई थिंक अगर आपको सीखना है ना, तो हर चीज़ फ्री में डली हुई है, फ्री में सीखो। वीडियो एडिटिंग भी फ्री में है, ग्राफिक डिजाइनिंग भी। यूट्यूब के बारे में थोड़ा चीज़ों को जानने के लिए थोड़ा-सा आपको डिग डाउन करना पड़ता है, चीज़ें नहीं अवेलेबल, वो मैं मानती हूँ, उस पे एक्सपेरिमेंट ही करना पड़ेगा। बट ऑल ओवर 90 टू 80% चीज़ें आपको ऑनलाइन सब कुछ मिल जाएँगी। जीएफएक्स मेंटर एक ऐसा चैनल है जो हर एक फ्रीलांसर गया ही होगा उधर सीखने के लिए। तो आई थिंक यूट्यूब पे और ये इतने सारी चीजें आ गई ना, आपको बहुत चीजें फ्री में मिल जाएंगी सीखने के लिए। हाँ, हमें मतलब इस तरह पैसे को स्टार्टिंग में सब सोचते हैं कि हमें पैसा चाहिए, शुरू में इन्वेस्ट कर दें, उसके बाद ही हमें कुछ मिलेगा। बट ऐसा नहीं होता, फ्री में यूट्यूब है, जिसके पास है ना, जिसके पास फ़ोन है, वो सब कुछ कर सकता है। और मुझे लगता है कि अगर कोई कह रहा है ना, मैं ये चीज़ नहीं कर पाया अपनी लाइफ में, मैं वो चीज़ नहीं कर पाया अपनी लाइफ में, आई थिंक वो आपको करनी नहीं थी इसलिए नहीं कर पाए। हाँ, बिल्कुल। क्योंकि मैं तो इतनी छोटी जगह से हूँ जहाँ पे मतलब बहुत ही कम चीज़ें हैं अवेलेबल, तो भी मैंने कर लिया चीज़ों को करके। तो अगर आपके पास फ़ोन और इंटरनेट है ना, तो आप सब कुछ कर सकते हो। आप इतने बड़े-बड़े क्रिएटर से मिल सकते हो, आप वीडियो कॉल पे लोगों से कनेक्ट कर सकते हो, उनसे नॉलेज ट्रांसफर कर सकते हो। तो ऑनलाइन सब कुछ हो रहा है, आप नहीं कर रहे हो तो इसका मतलब आपका ही लॉस है, और आपको करना नहीं था इसलिए आपने नहीं किया है वो चीज़। हाँ, बिल्कुल। एग्जैक्टली। एक्सक्यूज़ेज़ बनाते हैं लोग करने के बजाय। राइट। आपके पास सब कुछ है, ऑनलाइन सब कुछ फ्री है, मतलब सब कुछ फ्री है, यूट्यूब फ्री है, लिंक्डइन फ्री है, आप क्यों नहीं स्टार्ट करते? जस्ट लिंक्डइन भी काफ़ी सही है। हाँ, आजकल का पॉडकास्ट फ्री है, आप क्यों नहीं देखते? ये सच्चाई है। डेफिनिटली यार, देखो मेरा पॉडकास्ट सबका देखो यार, सबको सपोर्ट करो, सबके नॉलेज लो, अच्छे-अच्छे क्रिएटर्स को फॉलो करो। यस, एग्ज़ैक्टली, बिल्कुल। मतलब यही है कि सब कुछ फ्री है, आप देखोगे नहीं तो फिर आपको आएगा कैसे? यही वाली प्रॉब्लम सब साथ चल रही है। हाँ, राइट। ओके। बाय। थैंक यू सो मच आंचल, अपना इतना प्रीशियस टाइम देने के लिए। बाय-बाय। बाय। सेकंड टाइम शूट करेंगे हम आपके साथ। हाँ, जल्दी मिलते हैं। डेफिनिटली। बाय। हाँ, हाँ, डेफिनिटली। टेक केयर। बाय। टेक केयर।